एपिसोड 227। युझोउ शहर के शेन्हे टाउन में सिरेमिक उद्योग क्लस्टर को युझोउ शहर के शेन्हे टाउन के उत्तर में प्रांतीय रोड 231 के बाहर बनाने की योजना है, जो लोवांग, बियागो, म्याओजियावान और लियांगकियाओ के 4 प्रशासनिक गांवों को कवर करता है। परियोजना 700 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है। शेन्हे टाउन हेनान प्रांत के युझोउ शहर से 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह एक लंबा इतिहास वाला प्राचीन चीनी मिट्टी का शहर है। ये जून चीनी मिट्टी के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 2003 में इसे चीन कला और शिल्प संघ द्वारा चीनी जून चीनी मिट्टी के बर्तन राजधानी से सम्मानित किया गया था और 2005 में इसे चीनी जून चीनी मिट्टी के बर्तन राजधानी से सम्मानित किया गया था। इसका कुल उत्पादन प्रांत के सिरेमिक उत्पादन का लगभग 5वां हिस्सा है। यह उत्तरी चीन में मुख्य सिरेमिक बिक्री केंद्र और वितरण केंद्र है। 2005 में शेन्हे टाउन में सिरेमिक उद्योगों की कुल संख्या 497 तक पहुंच गई। युझोउ शहर के शेन्हे टाउन में सिरेमिक उद्योग क्लस्टर स्थानिक संरचना की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय एकाग्रता, गहन भूमि उपयोग और औद्योगिक समूहन के नियोजन सिद्धांतों का पालन करता है। 2010 तक औद्योगिक क्लस्टर में 50 सिरेमिक उद्यम विकसित करने की योजना है। शेन्हे टाउन मध्य हेनान प्रांत में युझोउ शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये जून चीनी मिट्टी के बर्तन संस्कृति का जन्मस्थान है, जो देश विदेश में प्रसिद्ध है। यह एक प्रसिद्ध चीनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है, जिसमें 5000 से अधिक वर्षों से सिरेमिक संस्कृति के संचय द्वारा निर्मित विशिष्ट क्षेत्रीय विशेषताएं हैं। ये 3 काउंटियों शहरों का जंक्शन है: युझोउ शहर, जियाक्सियन काउंटी और रुझोउ शहर। आर्थिक, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र। शहर का कुल क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर और कुल आबादी 42,000 है, जिसमें 20,000 की टाउनशिप आबादी और 10 वर्ग किलोमीटर का निर्मित क्षेत्र शामिल है। शेन्हे प्राचीन शहर नाम इतिहास में 4 बार सम्राट द्वारा रखा गया है। क्योंकि यह अभी भी विभिन्न सिरेमिक में समृद्ध है, शेन्हे प्राचीन शहर को देश में एकमात्र जीवित प्राचीन शहर के रूप में जाना जाता है। शेन्हे टाउन को क्रमिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 100 छोटे शहरों के आर्थिक विकास के लिए पायलट शहरों, छोटे शहरों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय प्रमुख शहर और सुधार और विकास के लिए हेनान प्रांत के व्यापक पायलट शहर के रूप में पहचाना गया है। सितंबर 2003 में इसे चीन की जून पोर्सिलेन राजधानी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 2006 की शुरुआत में शेन्हे टाउन को चीन में प्रसिद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर के रूप में दर्जा दिया गया था। शेन्हे टाउन फुनियू पर्वत के उथले पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। पूर्व में जियाओजी पर्वत और फेंगची पर्वत हैं। पश्चिम में नियुतो पर्वत और फेग्यांग पर्वत, दक्षिण में दलियू पर्वत और उत्तर में युंगई पर्वत हैं। पूर्व पश्चिम दिशा केंद्रीय तने के पार चलती है। मिंगशान शहर को 2 संकीर्ण घाटियों में विभाजित करता है। दक्षिण बेसिन शेन्हे टाउन का एक औद्योगिक क्षेत्र है जो सिरेमिक उद्योग पर हावी है, जबकि उत्तर बेसिन एक अनाज उत्पादक क्षेत्र है जो कृषि पर हावी है, जिसके माध्यम से जियाओ नदी बहती है। जियाओ है और जियाओकिंगहे इसके क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। अधिकांश खेती की गई भूमि पहाड़ी और ढलान वाली भूमि है, जिसमें जल संरक्षण की खराब स्थिति है। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध है, जिसमें 1 बिलियन टन मिट्टी, 800 मिलियन टन कोयला, 1 बिलियन टन चूना पत्थर और बॉक्साइट, बैंगनी बलुआ पत्थर और अन्य खनिज संसाधनों के कुछ भंडार हैं। सिरेमिक केंद्रों में से एक। सोंग राजवंश में इसे शेंगेडियन कहा जाता था और मिंग राजवंश में इसे शेंगी टाउन कहा जाता था। ये होंगचांग शहर का हिस्सा था और किंग राजवंश में यह वेनफेंगली का हिस्सा था। मिंग और किंग राजवंशों के दौरान एक लोकप्रिय लोकगीत था: शेन्हे पर्वत में प्रवेश करें, आपको 7 मील लंबी सड़क, 72 भट्टियां, आसमान को ढंकने वाली आतिशबाजी, हर जगह चलते हुए व्यापारी हर दिन पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। यह उस समय की समृद्धि को दर्शाता है। शेंगी को प्राचीन काल में शेंगेडियन कहा जाता था और यह मिंग राजवंश का एक शहर था। ये लिंग जिनली होंगचांगडू का हिस्सा था। 1961 में इसे शेन्हे टाउन कहा गया। 1968 में इसका नाम बदलकर शेन्हे कम्यून कर दिया गया और 1981 में इसका नाम बदलकर शेन्हे टाउन कर दिया गया। लंबे इतिहास ने शेन्हे टाउन को समृद्ध सांस्कृतिक अवशेषों के साथ छोड़ दिया है। वर्तमान में शेन्हे टाउन में एक राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख सांस्कृतिक अवशेष संरक्षण इकाई, 3 प्रांतीय स्तर की सांस्कृतिक अवशेष संरक्षण इकाइयां और 40 से अधिक प्राचीन मंदिर, प्राचीन निवास, प्राचीन पैतृक हॉल आदि हैं, जिनमें से अधिकांश पुरानी सड़क पर स्थित हैं। ये 3 वर्ग किलोमीटर के प्राचीन शहर क्षेत्र को कवर करता है। बोलिंगवेग मंदिर, गुआंडी मंदिर, कन्फ्यूशियस मंदिर, लाओजुन मंदिर, बेयतांग, लाओजुन मंदिर आदि।
मुख्य मिंग और किंग लोक निवासों में जिजियुआन, बैजियायुआन, वेनजियायुआन, हुजियायुआन, वांगजियायुआन, शिनजियायुआन आदि शामिल हैं। इसके अलावा जंसी स्ट्रीट, प्राचीन बाजार, वांगसॉन गेट, जुयू ब्रिज, तियानवाओ गांव, डेंग्यू गांव और अन्य इमारतें या सुविधाएं हैं। राष्ट्रीय प्रमुख सांस्कृतिक अवशेष संरक्षण इकाई। जुशी मंदिर तियानबाओ जाई के उत्तर में और कियाननिंग पर्वत की चोटी पर स्थित है। यह एक नगरपालिका सांस्कृतिक अवशेष संरक्षण इकाई है। मुख्य भवन पेट्रियार्क हॉल है, जो एक मंच के साथ एक कठोर पर्वतीय शैली की इमारत है, जिसमें 3 कमरे चौड़े और 2 कमरे गहरे हैं। मुख्य हॉल के पूर्व की ओर शेन्हे क्रांतिकारी शहीद कब्रिस्तान है, जो देवदार और सरू के पेड़ों से भरा हुआ है और हरा भरा है। लिंगक्वान मंदिर जिंगोट्री शहर के पूर्वी उपनगरों में फैंची पर्वत के दक्षिणी पैर में स्थित है, जो शेन्हे टाउन के तोरणद्वार से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। पेड़ 1500 साल से अधिक पुराना है और एक नगरपालिका सांस्कृतिक अवशेष संरक्षण इकाई है। पेड़ के पीछे साफ और मधुर पानी वाला एक झरना है। कन्फ्यूशियस मंदिर में हर वसंत और शरद ऋतु में डिंग महोत्सव आसपास के निवासियों द्वारा आयोजित किया जाता है। मिंग और किंग राजवंशों की शाही परीक्षाओं में मुख्य दूत, मंत्री और अन्य अधिकारी थे जो परीक्षा पास करते थे। शेन्हे लोक साहित्य और कला में स्टिल्ट, लैंड बोट, ड्रैगन लालटेन, शेर नृत्य, तेज आवाजें आदि शामिल हैं। त्योहारों के दौरान विभिन्न उद्योग हेनान के स्थानीय ओपेरा मंडलों जैसे कि बनगजी, क्यूको और यूडियाओ को प्रदर्शन करने के लिए किराए पर लेने के लिए धन जुटाते हैं। उनमें से स्थानीय भट्टे अपने स्वयं के प्रदर्शन प्रदान करते हैं। एक मुट्ठी मिट्टी भट्टा श्रमिक मंडली के पास सबसे अच्छी प्रदर्शन कला और वेशभूषा है, और यह सबसे प्रसिद्ध भी है। शांगपोको क्षेत्र में स्थानीय विशेषताएं और पारंपरिक स्नैक्स मिलते हैं, जिनमें आग पर भुना हुआ बीफ, ब्रेज्ड मटन, तली हुई पेस्ट्री, शेंग माउक्सियान पेस्ट्री आदि शामिल हैं। शेन्हो का नाम क्यों और कब रखा गया, इस पर अलग अलग राय है। एक सिद्धांत की शेन्हो एक सितारा नाम है, क्योंकि शेन्हो का मुख्य पर्वत उत्तरी पर्वत कियाननिंग पर्वत है, कम है, और यंगशान दक्षिणी पर्वत दालियू पर्वत है, ऊंचा है। यंगशान मुख्य पर्वत को दबा देता है और प्रतिभाओं का उत्पादन नहीं कर सकता। पूर्वजों ने यंगशान को दबाने के लिए दक्षिणी पर्वत में एक भूमि मंदिर बनाया और मुख्य पर्वत की स्थिति को बढ़ाने के लिए उत्तरी पर्वत में एक त्याने मंडप बनाया। उन्होंने फैंग शुई को समायोजित करने और शेन्हो के उत्कृष्ट लोगों और समृद्ध लोगों की कामना करने के लिए आकाश में सितारों के नाम पर इसका नाम रखा। एक सिद्धांत की यह तांग लियुडियन के खंड 14 में दबुशु पर आधारित है। ये भविष्यवाणी 3 शैलियों को लेई फॉर्मूला, दूसरे दिन ताई शैली और तीसरे दिन लियुरेन शैली की समानता और अंतर को अलग करती है। लियुरेन में 12 जनरल और 12 महीने के देवता हैं। 12 महीने के देवता पहले महीने में डेंगमिंग, दूसरे महीने में तियानकुई। 12वें महीने में शेन्हो, 12वां महीना सबसे ठंडा होता है, अगला दिन संयोग होता है और अगला जुवानजियाओ गर्भाशय में प्रवेश करता है, जो भगवान की रानी जनरल है। 5 तत्वों में पानी से संबंधित है, क्योंकि शेन्हो चीनी मिट्टी के बर्तन में समृद्ध है। वहाँ मजबूत आग के साथ कई भट्टियां हैं, लेकिन पानी की कमी है। 5 तत्व अच्छी तरह से नहीं चल रहे हैं और पानी और आग को संतुलित नहीं किया जा सकता है। जगह का नाम पानी के नाम पर रखा गया है ताकि ये दिखाया जा सके कि आकाश में पानी जमीन में आग से मेल खाता है और पानी हरे रंग के रूप में आग की मदद करता है। परिवर्तन की पुस्तक कहती है, जब पानी और आग सामंजस्य में होते हैं तो महान चीजें पूरी होंगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शांगतांग ने युझोउ में सेनफेंग पर्वत पर बारिश के लिए प्रार्थना करने में महान योगदान दिया। उनकी स्मृति में स्थानीय निवासियों ने शांगतांग को सम्मानपूर्वक शेन्होउ कहा तथा शेन्होउ को गांव का नाम दे दिया। एक और कहावत है कि मिंग राजवंश में योंगली के दूसरे वर्ष में इस स्थान को शुभ जानवर जुयू मिला। सम्राट ने दालियू पर्वत के सामने एक सफेद बाग मंदिर और पहाड़ के पीछे एक जुयू पुल बनाने का आदेश जारी किया। मंदिर के सामने और मंदिर के पीछे, भगवान के सामने और भगवान के पीछे शेन्हो का नाम लिया गया। शेन्हो में ताओ अक्षर के बारे में कई रोचक किंवदंतियां हैं। सांग राजवंश में किसी ने शेन्हो जून चीनी मिट्टी के बर्तन ब्यांजन को भेजे थे। जब सम्राट हुइजोग ने इसे देखा तो वह बहुत खुश हुआ और बार बार इसकी प्रशंसा करते हुए कहा, अति सुंदर दुर्लभ खजाना। उसने जल्दी से पूछा कि यह कहाँ बनाया गया था। दरबारियों ने उसे बताया कि इसे देवताओं की रानी ने बनाया था। हुइजोग ने कहा, देवताओं की रानी ने इस खजाने का निर्माण किया है, इसलिए तू शब्द सबसे अच्छा होना चाहिए। फिर उसने कलम उठाए और हो में तू अक्षर जोड़ा, इसलिए शेन्हो शेन ऊपर तू और हो बन गया।
दक्षिणी सांग राजवंश के सम्राट गाओजोंग के सिंहासन पर चढ़ने के बाद उन्होंने सोचा कि पहाड़ की मिट्टी को सिर के ऊपर रखना और लोगों को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल करना अच्छा नहीं था, इसलिए उन्होंने तू अक्षर को नीचे की ओर ले जाकर शेनहो में बदल दिया। किंग राजवंश में महारानी सिक्सी को जून पोसिलिन बहुत पसंद था। हो अक्षर के परिवर्तन की कहानी सुनने के बाद उसने सोचा कि मिट्टी को सिर पर रखना और लोगों को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है, लेकिन पैरों के नीचे इसे कुचलना भी दुखद है, इसलिए इसे पीठ पर ढोना बेहतर था, जो शेंगो बन गया। एक अन्य सिद्धांत की अक्षर हो मूल रूप से हो था, जिसके नीचे एक टीला था। जब मिंग राजवंश के सम्राट झुजाइहो सिंहासन पर चढ़े तो उन्होंने वर्जनाओं से बचने के लिए अक्षर ताओ से टीला हटा दिया और इसे शेनहो लिख दिया। किंग राजवंश में मूल नाम को बहाल किया गया और इसे शेनहो के रूप में लिखा गया। बाद में इसे अभी भी प्रथागत उपयोग के अनुसार शेनहो के रूप में लिखा गया था। शेनहो जून पोर्सिलेन के उत्पादन के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है, इसलिए इसके नामकरण ने भी सभी क्षेत्रों का ध्यान आकर्षित किया है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद युझोउ शहर की पीपुल्स सरकार और शेनहो टाउन की पीपुल्स सरकार ने जांच करने के लिए लोगों को भेजा और चीनी विज्ञान अकादमी की पर्पल माउंटेन वेधशाला को एक पत्र भेजा। सत्यापन के बाद चीनी खगोल विज्ञान के इतिहास में कोई सितारा नाम शेनहो नहीं है, जो कि इस किंवदंती का खंडन करता है कि शेनहो एक सितारा नाम है और अन्य किंवदंतियों का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। केवल तांग लियुडियन में ये दर्ज है कि शेनहो 12 देवताओं में से एक है, क्योंकि यह पानी से संबंधित है और शेनहो भट्ठा आग से भरा है, इसलिए पानी और आग के बीच संतुलन हासिल करने के लिए इसका नाम इसके नाम पर रखा गया है। शेनहो का नाम इसी से आया हो सकता है। जहां तक इसका नाम रखने का सवाल है, किंवदंतियों से ये देखना मुश्किल नहीं है कि उपरोक्त किंवदंतियों का सामान्य बिंदु की शेनहो के लोगों ने लंबे समय से समृद्ध स्थानीय चीनी मिट्टी के संसाधनों को बहुत महत्व दिया है और वे सभी आशा करते हैं कि देवताओं के आशीर्वाद के तहत भट्ठा उद्योग समृद्ध होगा और अर्थव्यवस्था विकसित होगी। यानी शेन का अर्थ है देवता, हो को प्राचीन काल में होतु कहा जाता था और शेनहो का अर्थ है देवताओं द्वारा आशीर्वादित स्थान। शेनहो का नाम कब शुरू हुआ, इसका पता लगाना असंभव है। मिंग राजवंश 1405 में योंगले के तीसरे वर्ष में जुंझोउ शेनहो माउंटेन मंदिर स्टेल के पाठ के अनुसार शेनहो पर्वत जुंझोउ के जंगलों में है। योंगले के दूसरे वर्ष की शरद ऋतु में एक भाग्यशाली जानवर वहां दिखाई दिया। ये शुभ प्रतिक्रिया चित्र में वर्णित सुयु है। सम्राट ने एक सुनहरा फरमान जारी किया और इसकी प्रशंसा में एक उपहार जोड़ा। दरबार के अंदर और बाहर के मंत्रियों ने इसे श्रद्धांजलि दी और बधाई दी और इस पर्वत का नाम एक पल में पूरी दुनिया में फैल गया। मिंग राजवंश में योंगले के तीसरे वर्ष की शरद ऋतु में राजकुमार झोउ ने इसे शाही फरमान के अनुसार लिखा था। इससे ये देखा जा सकता है कि शेनहो का नाम मिंग राजवंश में योंगले के तीसरे वर्ष से पहले स्थापित किया गया था, यानी 1405। मिंग इतिहास चेंगजू जी झोउ डी वांग जीवनी और पुस्तक संग्रह जिफांगदियान के अनुसार कि चीनी मिट्टी के बर्तन युझोउ में शेनहो पर्वत से आए थे, ये साबित हो सकता है कि शुरुआती मिंग राजवंश में शेनहो शब्द का एक टीला था। किंवदंती है कि मिंग मुजोंगजू ज़ेक्सिंग की वर्जना से बचने के लिए टीले को हटा दिया गया था, विश्वसनीय है। प्राचीन शहर शेनहो को इसका नाम हान राजवंश से मिला है। गुलोंग पर्वत के समृद्ध संसाधनों की बदौलत सम्राट गाओजू लियुबैंग ने पश्चिम से ज़ियानयान पर कब्जा कर लिया। सेना बढ़ाने और ताकत जुटाने के बाद उन्होंने एक झटके में शाही शहर पर कब्जा कर लिया। सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने गुलोंग पर्वत का नाम दा लियू पर्वत रखा और आकाश की पूजा करने के लिए एक मंदिर बनवाया। बाद में वांगमान ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया और सम्राट गुआंगवू पूर्व में नानयांग भाग गए। सम्राट गाओजू की मूर्ति के पीछे पीछा करने वालों से छिप गए। खतरे से बचने के इस उत्सव को मनाने के लिए इस जगह का नाम शेनहो रखा गया। उत्तरी सांग राजवंश के उत्तरार्ध में क्षेत्र में उत्पादित जून चीनी मिट्टी के बर्तन को सोंग के सम्राट हुएजोंग द्वारा प्यार किया गया था, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से शेन जून खजाना चीनी मिट्टी के बर्तन और उत्तम और उत्कृष्ट उत्पाद लिखे थे और शेन हो ऊपरी तू और निचला हो अंकित किया था, ताकि ये दिखाया जा सके कि दुनिया शेन हो की भूमि की पूजा करती है। जब सम्राट गाओजोंग ने देश को दक्षिण में पार किया तो देश को बहाल करने के लिए नागरिक अधिकारियों और सैन्य जनरलों की आकांक्षाओं में सामाजिक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया था। अपने खाली समय में उन्होंने किंगहे काउंटी का दौरा किया और उत्तम चीनी मिट्टी के बर्तन को देखा,
इसलिए वे इसे लेना चाहते थे, जिससे डरकर झांगझून ने रातों रात श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने पिता को याद करते हुए और जून चीनी मिट्टी के बर्तन की सुंदरता की सराहना करते हुए उन्होंने पुराने उदाहरण के अनुसार इसे जलाने के लिए एक आधिकारिक भट्ठा स्थापित किया। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में विफल होने के बाद भट्ठा अधिकारियों ने गुस्से में सिर काट दिया। अपनी जान बचाने के लिए नए भट्ठा अधिकारी ने बताया कि महारानी भगवान जून चीनी मिट्टी के बर्तन बना सकती हैं, इसका कारण हुइजोंग द्वारा दी गई उपाधि है। गुस्से में गाओजोंग ने हो ऊपरी पृथ्वी और निचला हो शब्द को ताओ में बदल दिया, ताकि ये दिखाया जा सके कि दुनिया की सारी धरती शेन हो ऊपरी पृथ्वी और निचला हो से ज्यादा कीमती है। हालांकि चीनी मिट्टी के बर्तन अभी भी नहीं बनाए जा सके, इसलिए कई भट्ठा अधिकारियों के सिर काट दिए गए। जीवित रहने के लिए भट्ठा अधिकारी कलाकारों ने यह बात फैला दी कि गाओजोंग देश के आधे हिस्से का मालिक है और उसकी उपाधि को केवल आधे के रूप में गिना जा सकता है, इसलिए वह जून चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं बना सकता। ये सुनने के बाद गाओजोंग को हार माननी पड़ी। होतु पर शोध होतु मूल रूप से एक ताओवादी देवता का नाम था और इसका पूरा नाम पृथ्वी का सम्राट जो सद्गुणों और महान सद्गुणों का अनुकरण करने के लिए स्वर्ग को स्वीकार करता है, जिसे स्वर्ग की नकल करने और पृथ्वी की नकल करने के लिए पृथ्वी का सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। ये व्यक्ति यिन और यांग की उर्वरता, सभी चीजों की सुंदरता और पृथ्वी के पहाड़ों और नदियों की सुंदरता के लिए जिम्मेदार है। देवी ताओवादी देवताओं के 4 सम्राटों में से स्वर्ग की चौथी सम्राट हैं। प्राचीन चीन में सम्राट स्वर्ग और होतु की एक कहावत थी। ये देखा जा सकता है कि होतु भगवान जो पृथ्वी के पहाड़ों और नदियों पर हावी है, वह स्वर्ग पर हावी होने वाले ज़ेड सम्राट की तुलना में एक महान देवता है। होतु लोगों के लिए कोई अपरिचित देवता नहीं है, वह वास्तव में वही है जिसे लोग आमतौर पर पृथ्वी माता कहते हैं। बुक ऑफ राइट्स जियाओ तेशेंग, पृथ्वी सभी चीजों को ले जाती है और आकाश भी उसी की तरह नीचे लटकता है। सामग्री पृथ्वी से ली जाती है और कानून आकाश से लिए जाते हैं। यह आकाश का सम्मान करना और पृथ्वी के करीब होना है, इसलिए लोगों को अच्छी चीजों से पुरस्कृत किया जाता है। पृथ्वी देवता की इस तरह की पूजा के कारण की व्याख्या अभी भी अपेक्षाकृत सरल है। दूसरे शब्दों में, प्राचीन मनुष्यों ने सभी चीजों को ले जाने और सभी चीजों को जन्म देने के लिए पृथ्वी देवता को पुरस्कृत करने के लिए बलिदान दिया। 3 धर्मों से देवताओं की खोज करने के विश्वकोश के खंड 1 में होतुहुआंगदेजी लेख के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी विभाजित नहीं है, बल्कि एक में विलीन हो जाते हैं। 2 अनुष्ठानों का पहला निर्णय यिन और यांग को तैनात किया जाता है, इसलिए स्पष्ट हवा ऊपर उठती है और यांग आकाश बन जाती है, और मैली हवा यांग आकाश बन जाती है। ये यिन में उतरती है और यांग बन जाती है। स्वर्ग किंवदंती के अनुसार 5 स्वर्ग स्थित हैं, सूर्य और चंद्रमा ऊपर व्यवस्थित हैं, और वे यिन और पृथ्वी हैं। 5 पीले रंग गुना किए जाते हैं और 5 क्यूई संघनित होते हैं। नदियां, समुद्र, पहाड़, जंगल और घर ले जाते हैं, इसलिए सूर्य, आकाश, यिन और पृथ्वी भी देवता और पृथ्वी हैं। विश्व रणनीति तथाकथित पृथ्वी 23 जुलाई को सांग राजवंश के सम्राट झेनजोंग के दाजोंग जियांगफू शासनकाल के 5वें वर्ष में उन्हें होतुहुआंगदीजी की उपाधि दी गई थी। मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी पूजा करने के लिए हुआइन आने के लिए काफी भाग्यशाली हूँ। यंगजहो के जुवानमियाओ मंदिर में आज मंदिर के सामने एक वाइबनम है। इसकी खुशबू और रंग अद्वितीय हैं और ये दुनिया में आम नहीं है। हुइजोंग होना चाहिए। होतु देवता की उत्पत्ति के बारे में कई किंवदंतियां हैं। गोयू लुयू का कहना है कि देवता गोंदगोंग का पुत्र है, जो जिउझो को शांत कर सकता है और पृथ्वी का देवता बन सकता है। जुओ जुवान ने यह भी कहा कि ये देवता का नाम था। तू झेंग ने कहा होतु और झो ली दासीयू ने कहा कि यह दिशिक था। ली यू लिंग का कहना है कि केंद्रीय भूमि इसके सम्राट हुआंगडी और इसकी देवरानी भूमि। यदि हम हान राजवंश से पहले लिखी गई कुछ कृतियों को एकत्रित करें तो हम देख सकते हैं कि हान राजवंश से पहले होतु विश्वास वास्तव में एक भूमि संबंधी विश्वास था। जुओ जुवान कहते हैं राजा पृथ्वी पर चलता है और सम्राट पहनता है। कोंग शू ये पृथ्वी भगवान और रानी पृथ्वी द्वारा कहा जाता है। बाद में स्वदेशी जगह का नाम झो ली दाजोंगबो ने कहा जब राजा को मुहर दी जाएगी तो वह सबसे पहले होतु पर मुकदमा करेगा। झेंग ने लिखा होतु पृथ्वी का देवता है। बुक ऑफ राइट्स टैंग गोन कहता है जब राजा अपना हाथ उठाता है तो वह पीछे की मिट्टी में रोता है। झेंग ए नोटेड पीछे की मिट्टी समाज है। झो वुचेन की पुस्तक कहती है सम्राट और भूमि की रानी को सूचित करें।
कई झुवान जुलोंग पृथ्वी की रानी है। 5 संस्कारों के टोनकाओ के अनुसार ये कहता है, पृथ्वी की रानी मनुष्यों की ईश्वर है। बुक ऑफ रिच सेक्रीफाइस में कहा गया है, गोंदगोंग वंश 9 राज्यों पर हावी है और उसके बेटे को होतु कहा जाता है। कोंगशू, आगे की पीढ़ियों में गोंदगोंग के वंशज होतु के अच्छे अधिकारी होंगे। 5 संस्कारों के टोनकाओ में कहा गया है, अब से वह एक स्थानीय अधिकारी होगा। बुक ऑफ राइट्स, यदि दक्षिणी उपनगर आकाश को बलि चढ़ाते हैं तो उत्तरी उपनगर पृथ्वी को बलि चढ़ाएंगे। यदि स्वर्ग को यांग स्थिति में चढ़ाया जाता है तो पृथ्वी को यिन स्थिति में चढ़ाया जाएगा। वैसे भी अगर हम हान राजवंश से पहले के इन लेखों पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि उस समय होतु का मतलब खास तौर पर इतिहास द्वारा बनाए गए देवताओं के नामों से था और होतु एक पुरुष देवता का नाम था। इस पुरुष देवता का एक पिता है जो चीनी पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध है। उनके पिता गोंदगोंग कबीले के थे जिन्होंने पीले सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी और माउंट गुझोऊ को नाराज किया। होतु का पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध पोता भी था, आदर्शवादी कुफू, जो एक बार सूर्य का पता लगाने में दृढ़ था। झाओगोंग के 29वें वर्ष में जुओ झुवान, इसलिए अधिकारियों के 5 तत्व हैं जिन्हें 5 इंद्रियां कहा जाता है। म्यू झेंग को गौमान कहा जाता है, हो झेंग को झू रोन कहा जाता है, जिन झेंग को जुवान मिंग कहा जाता है, शुई झेंग को जुवान मिंग कहा जाता है और अर्थ झेंग को होतु कहा जाता है। झुवानिक्सु के परिवार में ली नाम का बच्चे जूरोंग था। गोंदगोंग कबीले का एक बच्चे था जिसका नाम जूलोंग था, जिसे होतुशे कहा जाता था। द क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज, हाई नेई जिंग, गोंदगोंग ने होतु को जन्म दिया, होतु ने चोमिंग को जन्म दिया और चोमिंग का जन्म 12 वर्ष की आयु में हुआ। ग्रेट वाइल्डनेस बेइजिंग के समान ग्रेट वाइल्डनेस में चेंगदू सेतिया नाम का एक पहाड़ है। वहाँ एक आदमी है जिसके पास शेर और 2 पीले सांप हैं और उसका नाम कुफू है। बाद में मूल निवासियों ने विश्वास को जन्म दिया और विश्वास ने कुफू को जन्म दिया। हाओ यिक्सिंग का नोट, बाद में तू गोंग का बच्चे जुलोंग भी झाओगोंग के 29वें वर्ष में जुओ जुवान में पाया जाता है और हेनेइजिंग में भी। हाई नेइजिंग गोंदगोंग बाद की मिट्टी को जन्म देता है। गोयू लुयू कहता है, गोंदगोंग परिवार के 9 आधिपत्य हैं और उसके बेटे का नाम होतु है और वह 9 मिट्टियों को समतल कर सकता है। ऐसा लगता है कि यह द क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज में गोंदगोंग ने होतु को जन्म दिया के मिथक का ऐतिहासिकीकरण है। होतु के बारे में इन सभी अभिलेखों में से हमें लगता है कि सबसे उल्लेखनीय द क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज में दर्ज अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार होतु मृतकों की दुनिया का प्रभारी है। शान है जिनका मूल संस्करण झोउ राजवंश के अधिकारियों द्वारा एकत्र किए गए भौगोलिक अभिलेख होने चाहिए। 1929 की शुरुआत में शंघाई वर्ल्ड बुक कंपनी ने माओडुन द्वारा छद्म नाम जुवानशु के तहत लिखित एबीसी ऑफ चाइनीज माइथोलॉजी रिसर्च प्रकाशित किया। यही है, उन्होंने द क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज और द सॉन्ग्स ऑफ चू की सामग्री का उपयोग एक दूसरे की पुष्टि करने के लिए किया और पाया कि वसंत और शरद ऋतु की अवधि में द सॉन्ग्स ऑफ चू के कॉलिंग सोल्स अध्याय के अनुसार होतु वह देवता है जो भूमिगत शहर पर शासन करता है। द क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज में हाई नेइजिंग कहता है, उत्तरी सागर के भीतर युडू पर्वत नामक एक पर्वत है। काला पानी निकलता है, इस पर काले पक्षी, काले सांप, काले तेंदुए, काले बाघ और काली लोमड़ी हैं। वहाँ दाक्सुआन का पहाड़ है और जुवानकियों के लोग हैं। गुओ का नोट, पहाड़ी पर रहने वाले सभी लोग चले गए हैं। वहाँ दाक्सुआन का देश है और रेडशंक के लोग हैं। गुओ का नोट, घुटनों के नीचे सब कुछ लाल है। माओडुन का मानना था कि यहाँ वर्णित अंडरवर्ल्ड में सब कुछ अंधकार में था, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं में वर्णित अंडरवर्ल्ड में अंधकार और अंधेरे से काफी मिलता जुलता था। मृत्यु के बाद की दुनिया के बारे में आदिम लोगों की अवधारणाएं ज्यादातर गंभीर हैं, लेकिन द क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज में युडू का मिथक पूरा नहीं है। माओडुन को अभी भी कॉलिंग सोल्स के लिए वानगी के एनोटेशन को उद्धृत करना है ताकि यह समझाया जा सके कि होतु युडू का राजा है। जब आत्मा वापस आती है तो आप इस एकांत राजधानी में नहीं जाएंगे। वानगी का नोट, भूमिगत दुनिया अंधेरी है, इसलिए इसे एकांत राजधानी कहा जाता है। तुबो जीव यू, वानगी का नोट, तुबो होतु का होबो यू को ये थोड़ा सा नजर डालना। वानगी का नोट, मैदान में एक स्थानीय चाचा है। दरवाजे की रखवाली करें, इसके शरीर में 9 मोड़ और सींग हैं और यह मुख्य रूप से लोगों को चोट पहुंचाता है। दंत मोटा, पीठ अंगूठा अंगूठा, तुई तुई उपस्थिति, सिर बाघ की तरह है
और शरीर बैल की तरह है। सोंग राजवंश के दौरान यांगदी में लोगों के बीच सिलिकॉन ग्लेज्ड चीनी मिट्टी के बर्तन आमतौर पर बनाए जाते थे। एक बूढ़ी औरत ने कई बेटों को चीनी मिट्टी के बर्तन की भट्ठी जलाने के लिए प्रेरित किया। एक दिन जब भट्ठी खोली जा रही थी तो लाल और बैंगनी धब्बों वाले रंगीन चमकदार चीनी मिट्टी के कई टुकड़े अचानक दिखाई दिए। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। ये भट्ठा भगवान का प्रकटन रहा होगा और उसने जल्दी से पूरे परिवार को बोलिंगोंग मंदिर में धूप जलाने और प्रणाम करने के लिए बुलाया। लेकिन जब दूसरा भट्ठा जलाया गया तो यह चमकदार रंग अब दिखाई नहीं दे रहा था। बूढ़ी औरत बहुत हैरान थी, भट्ठा भगवान ने काम क्यों नहीं किया। इस समय उसने अचानक कार्यशाला के घर के नीचे बहुत सारे तांबे के टुकड़े देखे और अपने बेटे से पूछा कि इसे किसने हटाया। सभी बेटों ने कहा कि वे खुद खाली नहीं हुए, बल्कि एक गुजरने वाला तांबा बनाने वाला था जिसने परसों रात यहाँ बिताई थी। बूढ़ी औरत ने खुद से सोचा, क्या लाल ग्लेज का तांबे के टुकड़ों से कोई लेना देना हो सकता है। इसलिए मैंने ग्लेज में तांबे के स्क्रैप मिलाए और निश्चित रूप से ग्लेज गुलाबी बैंगनी ग्लेज में बदल गया, जो पहली बार की तुलना में अधिक चमकदार और अधिक सुंदर था। खबर फैल गई और निकट और दूर के भट्टों ने उत्पादन की नकल की। बाद में कुछ कुशल कारीगरों ने ग्लेज में तांबे के अयस्क को मिलाया और इसे बैंगनी लाल ग्लेज में जला दिया। तब से हरे रंग का ग्लेज वे अब एक साधारण एक रंग का ग्लेज नहीं था, बल्कि इसमें कई तरह के रंग थे जो नीले आसमान में अचानक उभरने वाले लाल बादलों की तरह सुंदर थे। मिट्टी के पैटर्न पर चलते केचुआ मिट्टी पैटर्न जून चीनी मिट्टी के बर्तन ग्लेज पर एक विशेष पैटर्न है। ये मिट्टी के फर्श पर रेंगने वाले केचुओं द्वारा छोड़े गए निशानों जैसा दिखता है। यह अलग अलग लंबाई वाली घुमावदार रेखाओं के आकार में है। कुछ एकल रेखाएं हैं और कई रेखाएं एक दूसरे को पार करती हैं। ये पैटर्न सोंग राजवंश के जून भट्ठी से उत्पन्न हुआ है और जून चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए अद्वितीय है। ये जून चीनी मिट्टी के बर्तन भट्ठे की कलात्मक विशेषताओं में से एक है। कीचड़ पर चलने वाले केचुओं के बारे में युझोउ के लोगों के बीच एक किंवदंती है। बेगवान युझोउ शहर में यंग नदी बहुत गहरी हुआ करती थी और पानी में मछलियां, कछुए, झींगा, केकड़े और अन्य जलीय जानवर रहते थे। शुई जनजाति का एक आम नेता है जिसे तोवांग कहा जाता है। ये राजा सर्वोच्च है और जल जनजाति के लिए जीवन और मृत्यु की शक्ति रखता है। ये बहुत शक्तिशाली है। केचुए भी उस समय पानी में रहते थे, केकड़ों और झींगों की तरह पानी में तैरते रहते थे। केचुए भी केकड़ों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। एक दिन केकड़े के सिर पर लगी दो चिमटियां गलती से चींटी के दो लंबे मूंछों को काट गईं और चींटी का झींगा राजा के पास शिकायत करने गया। ये चींटी और झींगा बहुत चालाक हैं। केकड़े को हराने के लिए इसने राजा को चुपके से एक रात का मोती दिया। राजा ने इसे देखकर बहुत खुश हुआ और इसे स्वीकार कर लिया। जैसा कि कहावत है, किसी और का मुंह नर्म खाओ और किसी और का हाथ छोटा करो। राजा ने रिश्वत ली और केकड़े के खिलाफ हो गया, इसलिए उसने केकड़े को दोषी ठहराया और उसे जलाकर मार डालना चाहता था। जब केचुए ने इस बारे में सुना तो उसे केकड़े पर बहुत दया आई, इसलिए वह टिप्पणी करने के लिए राजा के पास गया। राजा सुन नहीं सका, इसलिए वह केचुए और केकड़े को एक साथ मौत की सजा सुनाने से खुद को रोक नहीं सका। दो जल्लाद जल भूतों ने केकड़ों और केचुओं को किनारे पर ले गए, आग के साथ एक जगह की तलाश की, चारों ओर चले और यंग नदी के दक्षिणी तट पर जून भट्ठा खेत में आ गए, जहां उन्होंने भट्ठा श्रमिकों को भट्ठा स्थापित करते देखा। दो जल भूतों ने स्थिति का फायदा उठाया और केकड़ों और केचुओं को पिंजरे के हेलमेट में डाल दिया जिसमें जून चीनी मिट्टी के बर्तन ग्लेज ब्लैंक थे। केकड़े चिकन हॉट प्लेट पर लेट गए और केचुए एक कील ड्रम पर लेट गए। दो जल भूतों ने चुपके से भट्ठा श्रमिकों को भट्ठा स्थापित करते और भट्ठा का दरवाजा सील करते देखा। आग जलाने के बाद वे राजा के पास लौटने के लिए पानी में लौट आए। थोड़ी देर बाद भट्ठा मजदूरों ने भट्ठा जला दिया। अचानक भट्ठा धुएं से भर गया, जिससे केकड़े के आंसू बहने लगे और आंसू चिकन के दिल की प्लेट पर गिर गए। वह इसे और सहन नहीं कर सका, इसलिए वह प्लेट से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता रहा और आखिरकार प्लेट से बाहर निकल गया। क्या अब तक भट्ठे का तापमान बढ़ गया है? केकड़ा अभी भी जलकर राख हो गया था। केचुए भी पहले ड्रम नेल वॉश से रेंगकर बाहर निकले, लेकिन ड्रम नेल वॉश का किनारा ऊंचा था, इसलिए केचुए धीरे धीरे रेंगते रहे और थोड़ी देर बाद वे जलकर राख हो गए। जब जून चीनी मिट्टी के बर्तनों के भट्ठे को आग लगने के बाद खोला गया तो भट्ठे के मजदूरों ने पाया कि चिकन के दिल की प्लेट पर कई मोती जैसे धब्बे थे और ड्रम की ईंधने पर कई रेखाएं थीं जो उस पर रेंगते हुए केचुओं की तरह लग रही थीं।
भट्ठा मजदूरों को लगा कि धब्बे और पैटर्न बहुत सुंदर थे, इसलिए उन्होंने उन्हें क्रमशः मोती के धब्बे और केचुआ पैटर्न नाम दिया। तब से इस भट्ठे में जलाए गए हर जून चीनी मिट्टी के बर्तन में केचुआ पैटर्न वाले कई टुकड़े थे और कभी कभी मोती के धब्बे दिखाई देते थे। भट्ठा मजदूरों को बहुत अजीब लगा और उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। लेकिन यंगहे नदी में मछलीघर के लोग जानते हैं कि यह केकड़ों और केचुओं का भूत है। उसे मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन उसे मौत की सजा सुनाई गई। ये वास्तव में एक बड़ा अन्याय है। केकड़ों और केचुओं के आग में जलकर मर जाने के कुछ समय बाद केचुओं के वंशजों को लगा कि राजा बहुत दबंग है और अब पानी में धमकाया नहीं जाना चाहता, इसलिए वे जमीन पर चले गए और मिट्टी में ही रहने लगे। लेकिन पानी को पूरी तरह से छोड़ देना ही काफी नहीं है। मैं जहां भी मिट्टी गीली होगी वहां जाऊंगा और मैं अक्सर गीली मिट्टी पर रेंगता हूं। जब बाद की पीढ़ियों ने इसे देखा तो उन्हें केवल इतना पता था कि केचुए मिट्टी को खोद सकते हैं और कीचड़ में चल सकते हैं, इसलिए लोगों ने केचुआ पैटर्न का नाम बदलकर केचुआ चलने का पैटर्न कर दिया। वुजी डैंग के बोतल की उत्पत्ति जून पोसिलेन की कई किस्मों में से एक खास आकार है। इसमें 6 लौकी होती हैं, बीच में एक बड़ी लौकी और बड़ी लौकी के चारों ओर 5 छोटी लौकी होती हैं। इस आकार का नाम है इंपीरियल कॉलेज में भर्ती हुए 5 बेटे। इस इंपीरियल कॉलेज में भर्ती हुए 5 बेटे की बात करें तो इसकी एक असामान्य उत्पत्ति भी है। हमारे देश के सांग राजवंश में डू नाम का एक व्यक्ति था जिसका नाम युजुन था और उसका उपनाम यान शान था। जब वह छोटा था तो उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन वह कई सालों तक परीक्षा पास करने में असफल रहा। बाद में उसने शादी कर ली और एक परिवार शुरू किया, लेकिन वह निराश था और प्रसिद्धि पाने का कोई इरादा नहीं था। उसके 5 बेटे थे जिनका नाम ही यान कान झोंग और शी था, जो सभी होशियार थे। उसने अपनी सारी उम्मीदें अपने बेटों पर लगाईं और उन्हें प्रतिभाशाली बनने के लिए सिखाने का दृढ़ संकल्प किया। उसने बच्चों को अपनी पुस्तकों के समृद्ध संग्रह को पढ़ने दिया और अच्छी शैक्षिकी विधियों के साथ उनके सीखने का मार्गदर्शन किया। साथ ही उसने बच्चों को पिछली सीखने की प्रक्रिया में अपने अनुभव, सबक, लाभ और हानि सिखाए। इसके अलावा उसके बेटों ने कड़ी मेहनत की और एक एक करके वे स्थानीय सम्राट सूची में सूचीबद्ध हो गए। इस घटना ने उस समय बहुत सनसनी मचा दी और दरबार और देश में हर कोई इसके बारे में जानता था और यह कुछ समय के लिए एक अच्छी कहानी बन गई। इस घटना से उस समय के सम्राट ने सोचा कि यदि दुनिया के सभी माता पिता अपने बच्चों को डू यान शान की तरह पढ़ा सकते हैं ताकि उनके बच्चे और पोते देश के लिए उपयोगी प्रतिभा बन सके और देश के प्रति वफादार हो सके, तो हम क्यों चिंता करें कि सांग राजवंश पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत नहीं होगा। दुनिया के लोगों को डू यान शान के उदाहरण का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने और सभी को कड़ी मेहनत, लगन से अध्ययन करने और प्रसिद्धि की आकांक्षा करने के लिए सम्राट ने 2 शाही आदेश जारी किए। पहला, अपने बेटे को प्रतिभा में शिक्षित करने के डू यान शान के कार्यों को अंतिम प्राइमरी कैरेक्टर क्लासिक में संकलित करना ताकि यह युगों युगों तक चलता रहे। दूसरा, इस घटना की स्मृति में एक स्थायी कलाकृति बनाना और इसे 6 महीने की समय सीमा के भीतर पूरा करना। आदेश प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री तुरंत इसे करने के लिए चले गए। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने थरी कैरेक्टर क्लासिक के संकलन की अध्यक्षता करने वाले मंत्री से इसे करने के लिए कहा और यह जल्दी से किया गया। इसलिए 3 चरित्र क्लासिक जो हम अब देखते हैं उसमें निम्नलिखित वाक्य हैं। डू यान शान ने धार्मिकता के साथ 5 बेटों को पढ़ाया और वे सभी प्रसिद्ध थे। धार्मिकता लोगों के साथ व्यवहार करने के नियमों, कानूनों और सिद्धांतों को संदर्भित करती है और आमतौर पर पारिवारिक शिक्षा को संदर्भित करती है। लेकिन दूसरी बात ने प्रधानमंत्री को बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया और समय सीमा 1 महीने बीत चुकी थी और उन्होंने अभी तक इस पर विचार नहीं किया था। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को लेकर अनिर्णित रहते थे कि कौन सी सामग्री चुने। एक दिन प्रधानमंत्री अध्ययन कक्ष में चुपचाप बैठकर सोच रहे थे और दरबार ने खबर दी कि श्रद्धांजलि चीनी मिट्टी के बर्तनों के प्रभारी अधिकारी दौरे पर आए हैं। जब प्रधानमंत्री ने ये सुना तो उनकी आंखें चमक उठी। हाँ, इस स्थायी वस्तु को चीनी मिट्टी के बर्तनों में क्यों नहीं बनाया जाए? चीनी मिट्टी के बर्तन अविनाशी और सुंदर होते हैं। प्रधानमंत्री ने तुरंत चीनी मिट्टी के बर्तनों को स्मारिका के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया और वह जून भट्टी से चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना चाहते थे। उन्होंने 2 कारणों से जून चीनी मिट्टी के बर्तनों को चुना। पहला, डू यान शान का नाम यूजून था और प्रधानमंत्री जानकार और प्रतिभाशाली थे। उन्होंने तुरंत सोचा कि यांगडी, जहां जून चीनी मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन किया जाता था, वह देव का गृहनगर था और वहां
प्राचीन जून टेरेस भी था, दयू के बेटे ज़िया क्यू के सिंहासन पर चढ़ने और राजकुमारों की दावत का आनंद लेने का एक अवशेष, और जून टेरेस के पास शाही जून भट्टी थी। प्रधानमंत्री ने अपने दिल में कहा कि जून चीनी मिट्टी के बर्तनों को स्मारिका के रूप में उपयोग करना भगवान की इच्छा हो सकती है। दूसरा, जून चीनी मिट्टी के बर्तन क्रिस्टल स्पष्ट और रंगीन होते हैं, जो 5 प्रसिद्ध चीनी मिट्टी के बर्तनों में पहले स्थान पर हैं, एक ही रंग वाले अन्य चीनी मिट्टी के बर्तनों के विपरीत। प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि चीनी मिट्टी के बर्तन अधिकारी को सम्राट को योगदान देने और सम्राट की इच्छा को पूरा करने के लिए समय सीमा के भीतर गहन अर्थ वाले जून चीनी मिट्टी के बर्तन को जलाने का आदेश दिया। आदेश प्राप्त करने के बाद श्रद्धांजलि चीनी मिट्टी के बर्तन अधिकारी ने ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। वह जून भट्टे पर लौट आया और तुरंत लोगों को चित्र बनाने और उत्पादन योजना तैयार करने का आदेश दिया। अंत में इस महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करने के लिए शुभ लौकी को चुना गया। बर्तन का आकार बीच में एक बड़ी लौकी है, जो बड़ी लौकी से जुड़ी 5 छोटी लौकी से घिरी हुई है। लौकी 5 बेटों का प्रतिनिधित्व करती है और बड़ी लौकी शाही परीक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। लौकी फूफू के साथ समरूप है और इसका अर्थ हजारों पीढ़ियां लताएं भी है, जो सम्राट की स्थायी इच्छा के अनुरूप है। जून पोसिलेन के भट्टे के कारीगरों ने बिना रुके दिन रात काम किया और ब्लैंक बनाने, ग्लेजिंग से लेकर फायरिंग तक की हर प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक संचालित किया गया और किसी भी तरह की लापरवाही की हिम्मत नहीं की गई। कई असफलताओं के बाद एक खूबसूरत भट्ठा बदली हुई जून पोसिलेन का खजाना आखिरकार अंतिम समय सीमा के भीतर निकाल दिया गया। श्रद्धांजलि चीनी मिट्टी के बर्तन अधिकारी ने रेशम के कपड़े से परत दर परत इस जून चीनी मिट्टी के बर्तन खजाने को सावधानी से लपेटा और इसे बिना रुके बीजिंग में प्रधानमंत्री के निवास पर ले गया। प्रधानमंत्री इसे व्यक्तिगत रूप से सम्राट को प्रस्तुत करने के लिए महल गए। जब सम्राट ने इसे देखा तो उन्होंने 6 चमचमाते खजाने के लौकी देखे, बैंगनी और लाल ग्लेज के साथ, और ग्लेज पर कई घुमावदार रेखाएं जो कीचड़ में चलने वाले केंचुओं की तरह लग रही थी। ये बहुत सुंदर था और सामग्री को उचित रूप से चुना गया था, जिसमें गहरा अर्थ था। इसे देखने के बाद सम्राट बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री, श्रद्धांजलि चीनी मिट्टी के बर्तन अधिकारी और जून भट्ठा कारीगरों की सराहना करने के लिए एक फरमान जारी किया और इस जून चीनी मिट्टी के बर्तन को शाही परीक्षा पास करने वाले 5 बेटे नाम दिया। शाही परीक्षा पास करने वाले 5 बेटे नाम पारित हो गया है और अब तक इस्तेमाल किया जाता है। गुवानियन बोतल का आकार जून चीनी मिट्टी के बर्तन की एक आम किस्म है। इसका मूल आकार एक तुरही का मुंह, अंदर की ओर गर्दन, मोटे कंधे, एक गोल पेट और पैरों तक सीधे पैर हैं, जो लोगों द्वारा देखी गई कलाकृतियों में गुवानेयन बोधिसत्व द्वारा धारण की गई शुद्ध बोतल के समान है। लोक कथाओं के अनुसार गुवानेयन द्वारा धारण की गई शुद्ध बोतल वास्तव में एक जून चीनी मिट्टी की बोतल है, जिसे गुवानेयन को एक जून चीनी मिट्टी के बर्तन कलाकार ने दिया था। गुवानेयन को ये बहुत पसंद था और बाद में यह एक खजाना बन गया जिसे वह अपने साथ ले जाती थी। इसका उपयोग अमृत रखने, मीठी बारिश करने और सभी जीवित प्राणियों को बचाने के लिए किया जाता था। किंवदंती है कि बहुत समय पहले युझोउ में भयंकर सूखा पड़ा था। सूरज तप रहा था और फसलें सूख रही थीं। एक दिन दयालु गुवानेयन बोधिसत्व यहाँ आए और उन्होंने ये दृश्य देखा। वह इतनी दयालु थी कि वह युझोउ के लोगों को बचाने के लिए बारिश लाने के लिए एक जादू करना चाहती थी। गुवानेयन ने सोचा, पूर्वी चीन सागर में पानी गहरा और अथाह है, इसका उपयोग क्यों न किया जाए? लेकिन पहाड़ ऊंचे हैं और सड़क लंबी है। मैं पानी लाने के लिए क्या उपयोग कर सकता हूँ? मैंने सुना है कि इस क्षेत्र में एक प्रकार का कीमती चीनी मिट्टी का बर्तन बनता है। क्या पानी रखने के लिए एक कीमती चीनी मिट्टी की बोतल का उपयोग करना अच्छा नहीं होगा? गुवानेयन एक भट्टे के दरवाजे पर आए और लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुल गया। कैहोंग नाम की एक लड़की ने दरवाजा खोला। कैहोंग ने गुवानेयन बोधिसत्व को पहचान लिया, घुटने टेककर पूजा की और गुवानेयन बोधिसत्व से युझोउ के लोगों को जल्दी से बचाने के लिए कहा। गुवानेयन ने कहा, मैं इसी काम के लिए यहाँ आई हूँ। जल्दी से उठो, मुझे अपना जून पोसिलेन खजाना बोतल उधार दो। जब कैहोंग ने ये सुना तो वह बहुत खुश हुई। वह जल्दी से घर वापस आए और एक अति सुंदर जून पोसिलेन खजाना बोतल निकाली और बार बार कहा कि वह इस खजाने की बोतल को गुवानेयन बोधिसत्व को भेंट करेगी। उसकी ईमानदारी को देखकर गुवानेयन ने खुशी से इसे स्वीकार कर लिया। गुवानेयन पूर्वी चीन सागर के ऊपर आकाश में आए, खजाने की बोतल का मुंह नीचे की ओर किया और कुछ मंत्रोच्चार किया।
समुद्र से पानी का एक स्तंभ ऊपर की ओर बढ़ा और खजाने की बोतल के मुंह में चला गया। गुवानेन ने खजाने की बोतल का उपयोग पानी को अवशोषित करने के लिए किया। वह युझोउ के ऊपर आकाश में लौट आए, खजाने की बोतल को अपने हाथ में पकड़कर बारिश करना शुरू कर दिया। खजाने की बोतल से टपकने वाले पानी की हर बूंद मूसलाधार बारिश में बदल गई। खजाने की बोतल टपकती रही और बारिश होती रही। खेत में फसलों ने पर्याप्त पानी पी लिया और पौधे सीधे बड़े और हरे हो गए। युझोउ क्षेत्र के आम लोग एक दूसरे को बताने के लिए इधर उधर भागे और अमृत भेजने के लिए गुवानेन बोधिसत्व को धन्यवाद दिया। गुवानेन ने देखा कि बारिश पर्याप्त हो गई थी, इसलिए उसने खजाने की बोतल को हटा दिया और संवेदनशील प्राणियों को बचाने के लिए बादल को अन्य स्थानों पर भेज दिया। बारिश के बाद आसमान साफ हो गया और हर घर में हमेशा की तरह काम शुरू हो गया। रेनबो गर्ल विचारशील थी। उसने बोतल के नमूने के अनुसार कई जून चीनी मिट्टी की बोतलें जलाईं, जो उसने मूल रूप से गुवानेन बोधिसत्व को दी थी, और उन्हें गुवानेन बोतल नाम दिया। ये गुवानेन बोतल के आकार की उत्पत्ति है। क्योंकि गुवानेन बोतल का आकार सरल और चिकनी रेखाएं हैं, ये जून ग्लेस के परिवर्तनों के लिए अधिक उपयुक्त है। इसके अलावा इसका गुवानेन बोधिसत्व के साथ एक निश्चित संबंध है और यह शुभता और खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ये सभी को बहुत पसंद है और आज भी लोकप्रिय है। लिंग जियो ने अपनी ताइची आंखें खोली और बाहर की ओर देखा, अचानक मुस्कुरा दिया। हाँ, कोई मेरे लिए ब्लैक विंड शिलालेख लाया है। भाई झू, कृपया यहीं रुको, मैं बाहर जाते ही वापस आ जाऊंगा। लिंग जियो ने पवन दानव पवित्र तलवार और 4 जानवरों में से एक वांग जियान को बाहर देखा। पवन दानव पवित्र तलवार पर 4 काले पवन शिलालेख हैं और सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर लोग हैं, जिससे इसे मारना मुश्किल हो जाता है। वांग जियान के पास ठीक 3 काले पवन शिलालेख हैं और उसकी रक्षा करने के लिए आसपास लगभग कोई भी नहीं है। ये राजा हाथी उसका लक्ष्य बन गया। उन्होंने सम्राट तियानहो पृथ्वी की शक्ति से निर्मित एक अवरोध को झू शाओ को उनके चारों ओर स्थापित किया, फिर मुड़कर चले गए। भूमिगत महल के बाहर वांग जियान तियानहाई होली एकेडमी के अपने कनिष्ठ भाई के साथ बातचीत कर रहा था। मैंने सुना है कि चांगशे और झूनान मारे गए हैं। मुझे नहीं पता कि वह कौन सा बदमाश था। अगर मुझे पता चला तो मुझे उसे मारना होगा। तियानहाई होली एकेडमी के 4 जानवरों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। हालांकि उनमें से प्रत्येक के अपने विचार हैं, वे अक्सर सप्ताह के दिनों में एक साथ घूमते हैं। वांग जियान द्वारा ऐसी टिप्पणी करना सामान्य बात है। वरिष्ठ भाई, मैंने सुना है कि यह लिंग जियाओ का हाथ था। छोटे भाई ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, किसी ने देख लिया। लिंग जियो, क्या वह स्वर्ग का सम्राट है? ये कैसे संभव है? हालांकि वह बाहर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इस ब्लैक विंड कैन्यन में सब कुछ खरोंच से शुरू हो रहा है। मुझे विश्वास नहीं है कि वह एक ही समय में चांगशी और झू नान को मार सकता है। वांग जियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर उसने वास्तव में ऐसा किया है तो मैं उसका सिर कुचल दूंगा। बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। वांग जियान के कानों में अचानक एक भूतिया आवाज गूंजी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसका दिल बेहद भयभीत हो गया। लिंग जियाओ, वह इस आवाज को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। उसने लिंग जियो के निशान खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन काली हवा का एक झोंका आया और उसे अचानक गले में ठंडक और तेज दर्द महसूस हुआ। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला सूख रहा था और वह कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था। वह केवल अपने सामने खड़े उस परिचित चेहरे को देख सकता था, जिसके चेहरे पर अत्यधिक भय और निराशा झलक रही थी। तुम दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए नीचे जाओ और उन तीनों के साथ रहो। पूफ! वांग जियान के गले से लंबी तलवार खींच ली गई। लिंग जियाओ ने बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहा। हाथ में 3 काले पवन शिलालेखों के साथ वह मुड़ा और भूमिगत महल की ओर बढ़ गया। जब तक लिंग जियो ने फिर से भूमिगत महल में कदम नहीं रखा, तब तक अन्य लोग अचानक जाग नहीं पाए। विशेषकर पवन दानव पवित्र तलवार, वह उस आकृति को कैसे नहीं पहचान सका। रुकना! पवन दानव पवित्र तलवार हवा के माध्यम से पीछा किया और एक सफेद तलवार प्रकाश में बदल गया। प्रकाश फिल्म को भेदने और लिंग जियो को मारने की कोशिश कर रहा था। बाहर जाकर वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन इस ब्लैक विंड कैन्यन में उसे तियानहाई टायरनी और क्राउन प्रिंसेस से सहायता मिली और उसका वर्तमान साधना स्तर स्वर्गीय क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। बेशक कई तियानहाई साम्राज्य योद्धाओं के बलिदान ने भी उनका योगदान दिया। जैसा कि चांगशी ने पहले सोचा था, उसने भी सोचा कि यह लिंग जियो को मारने का सबसे अच्छा अवसर था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हालांकि
जिस क्षण वह भूमिगत महल में घुसा, सम्राट तियानहो पृथ्वी की क्रूर शक्ति ने सीधे उस पर प्रहार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। वह उस ऊर्जा का विरोध कैसे कर सकता था जिसका विरोध तियानहाई टायरनी भी नहीं कर सका। अरे, जाओ और महामहिम क्राउन प्रिंस और क्राउन राजकुमारी को सूचित करो कि लिंगजियो भूमिगत महल में है। पवन दानव पवित्र तलवार एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ वहां खड़ी थी, अचानक घूम गई और एक योद्धा को चिल्लाया। आखिरकार वह अभी भी डरा हुआ था। यदि लिंगजियो इस भूमिगत महल में कोई शक्तिशाली मार्शल आर्ट कौशल हासिल कर लेता है, तो वह उसे मारने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसलिए तियानहाई टायरनी और क्राउन राजकुमारी को ढूंढना आवश्यक है। वह आदमी हवा में उछलकर चला गया। अप्रत्याशित रूप से 1 मील से भी कम दूरी पर उसे भयंकर ठंड ने जकड़ लिया। वह वहीं जम गया और टूटी हुई बर्फ में बदल गया और मर गया। आप बड़े भाई के अच्छे कामों को कैसे बर्बाद कर सकते हैं? ये पता चला कि जिसने कार्रवाई की थी वह लेंजू थी। लेंजू और लिंगजियाओ के अलग होने के बाद से उसे अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा के कारण कई अवसर भी मिले हैं। अब वह शायद उन 13 शीर्ष प्रतिभाओं जितनी ही सक्षम है। लिंगजियो हमेशा यह मानता था कि लॉन्गचेन, लेंजू और होंगयू उससे अधिक प्रतिभाशाली थे। बेशक उसकी समझ अधिक मजबूत है और तानाशाह मार्शल स्पिरिट के साथ वह इन 3 लोगों से थोड़ा आगे निकल सकता है। और वे 13 शीर्ष प्रतिभाशाली लोग अधिकतम इन 3 लोगों जितने ही प्रतिभाशाली हैं। भले ही ये 3 लोग ड्रैगन कबीले की क्षमता का और अधिक अन्वेषण करते हैं, लेकिन वे 13 लोग इन 3 छोटे लोगों के साथ तुलना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अब इस ब्लैक विंड कैन्यन में सबसे सुरक्षित लोग हैं लॉन्गचेन, लेंजू, होंगयू, लिंगजियाओ और 13 शीर्ष प्रतिभाशाली लोग। उनके बचने की संभावना सबसे अधिक है। दूसरी तरफ लिंगजियो ने फिर से भूमिगत महल में कदम रखा। आप वापस आ गए हैं। झू शाओकोन को राहत मिली जब उसने लिंगजियो को सुरक्षित लौटते देखा। खैर, मैंने तियानहाई पवित्र दरबार के राजा जियान को मार डाला और 3 ब्लैक विंड शिलालेख प्राप्त किए। अब मैं अंततः सम्राट और रानी की विरासत को समझ सकता हूँ। लिंगजियाओ ने सिर हिलाया। तो भाई लिंग, कृपया मुझे समझाओ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालांकि झू शाओकोन अब बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन आम योद्धाओं के लिए उसे मारना आसान नहीं है। कम से कम लिंगजियाओ के समय में देरी करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। कृपया इस भूमिगत महल में ध्यान रखें। एक काले रंग का विशालकाय भालू 1/4 घंटे में दिखाई दे सकता है। बस मुझे याद दिलाना। लिंगजियो ने झू शाओकोन को कुछ निर्देश दिए और फिर भूमिगत महल में सभी 1000 आंखों वाले उड़ने वाले कीड़ों को मारने के लिए अपनी पुरानी चालें दोहराईं। उसकी साधना को इतने अधिक लोग नहीं देख सकते, अन्यथा कोई रहस्य नहीं बचेगा। भाई लिंग, क्या तुम्हें पता नहीं है? 1 घंटा बीत जाने के बाद इन राक्षसों का प्रकट होने का समय पहले के 1/4 घंटे के बजाय 1 घंटे तक बढ़ जाएगा। झू शाओकोंग ने कहा। तुमने किसकी बात सुनी? लिंगजियाओ ने खुशी से पूछा। राजकुमारी, ऐसा लगता है कि उसे कहीं और से कुछ अलिखित नियमों के रहस्य मिल गए हैं। झू शाओकोंग ने उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। लिंगजियो को अच्छी तरह से पता था कि एक समय में 12 काले पवन शिलालेखों को खाने वाली विरासत बेहद शक्तिशाली होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लाल सूर्य तलवार कला की सबसे शक्तिशाली चाल के लिए केवल 5 काले पवन शिलालेखों की आवश्यकता होती है। अगर आप इसे पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो इसमें समय लगेगा और यह समय बहुत कम नहीं होगा। उसे किसी और चीज का डर नहीं है, लेकिन उसे डर है कि काला विशालकाय भालू अचानक प्रकट हो जाएगा। इस समय वह विचलित नहीं था, 2 मूर्तियों के सामने पैर मोड़कर बैठा था और 12 काले पवन शिलालेख हवा में टूट गए। काले पवन शिलालेख ने हवा में 12 अलग अलग रंगों की रोशनी चमकाई और दोनों मूर्तियों में प्रवेश कराया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस समय लिंगजियो को लगा कि उसका आध्यात्मिक सागर सुनामी की तरह था जो जोरदार कर रहा था। तभी विरासत में मिली स्मृति का एक टुकड़ा एक भयावह प्राचीन आभा के साथ ज्वार की तरह उसके आध्यात्मिक सागर में बहाया। पफ! क्योंकि वह एक पल के लिए खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, लिंगजियो ने वास्तव में खून का एक मुंह थूक दिया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। भाई लिंग, क्या आप ठीक हैं? झू शाओकोंग ने आश्चर्य से कहा। कोई बात नहीं, बस मामूली चोट लगी है। ये लड़का बहुत ताकतवर है। घायल होने के बावजूद लिंगजियो के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, अचानक चिल्लाया और एक कदम आगे बढ़ा। यद्यपि यह विरासत में मिली स्मृति अत्यंत दबंग और भयानक थी, वह लिंगजियो स्वाभाविक रूप से एक आसान व्यक्ति नहीं था। वह
लिंग जियाओ इस कठिनाई के कारण कभी पीछे नहीं हटेगा। लिंग जियो के लिए ऐसी शक्तिशाली और दबंग विरासत में मिली स्मृति ने और भी अधिक दबंग और भयानक सामग्री दर्ज की होगी। यदि वह आगे बढ़ने से डरता है तो उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इससे वह कैसे तैयार हो सकता है? इस कदम से पूरी दुनिया बदल गई लगती है। तानाशाह ब्रह्मांड। लिंग जियो को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जिस स्थान पर वह इस समय था वह वास्तव में परिचित तानाशाह ब्रह्मांड था। तानाशाह मार्शल आत्मा का शानदार स्थान। वह लालची विशालकाय जानवर शून्य में लेटा हुआ था। उसके मुंह में एक ग्रह था और वह उसे कुचल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे यह ग्रह बहुत पसंद था। दूसरी ओर विशाल ब्रह्मांड में फैली एक विशाल स्वर्ण कौवे की छाया है जो उस स्थान को पूरी तरह से सुनहरा बना रही है। इसके विपरीत एक अंधेरे और ठंडी जगह पर एक विशाल काली छाया तैर रही थी। ये प्राचीन दानव है। ये कुछ ऐसा था जो लिंग जियाओ के पास पहले से ही था। वह इससे परिचित था, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ना जारी रखा। अंततः अनगिनत तारों की दूरी चलने के बाद उसने अपेक्षित सम्राट तियानहो तू को देखा। इस समय हुआंग तियान एक आकाश कवच पहने हुए था और एक विशाल तलवार पकड़े हुए गर्व से आकाश में खड़ा था, दूरी में देख रहा था। हु तू एक पृथ्वी कवच पहने हुए और एक पृथ्वी राजदंड पकड़े हुए हुआंग तियान के पास इत्मीनान से खड़ा था, उसी जगह को देख रहा था। उस स्थान पर गहरा अंधकार था। भयानक अंधेरा वातावरण लगातार आता रहता है, एक शक्तिशाली रहस्य और आतंक को उजागर करता है। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ है। अचानक अंधेरे से एक विशाल तंबू बाहर निकला जिसने हुआंग तियानहो तू के पीछे पहाड़ों और नदियों की दुनिया को नष्ट कर दिया। पहाड़ों और नदियों की ये दुनिया तानाशाह ब्रह्मांड में एक छोटी सी दुनिया है और यह मार्शल आत्मा स्थान भी है जिसे लिंग जियो ने पहली बार संघनित किया था। यदि पहाड़ों और नदियों की दुनिया नष्ट हो गई तो उसकी नींव भी अवश्यंभावी रूप से नष्ट हो जाएगी। सच कहूं तो जब लिंग जियाओ ने ये देखा तो वह सचमुच चौंक गया। लेकिन इस समय हुआंग तियान ने उसे तलवार से काट डाला। ब्रह्मांड को चीरने वाली भयावह तलवार की रोशनी ने उस स्पर्शक को तुरंत अनगिनत टुकड़ों में काट दिया और फिर गायब हो गई। लेकिन जिस समय हुआंग तियान ने हमला शुरू किया उसी समय और अधिक जीवों ने पहाड़ों और नदियों की दुनिया पर हमला कर दिया। होतू को कुछ शब्द बुदबुदाते हुए देखा गया तथा उसके हाथ में रखा पृथ्वी का राजदंड सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। उन तंतुओं के सामने एक विशाल पृथ्वी कवच प्रकट हुआ। अनगिनत तंतु पृथ्वी की ढाल से टकराए और आगे बढ़ने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। हुआंग तियान ने हमला करने का अवसर लिया, एक के बाद एक विशाल तलवार को काट दिया और सभी तंबू अलग हो गए। दोनों महान देवता वहीं खड़े रहे तथा अंधकार से आ रहे आक्रमणों के सामने एक कदम भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। भयानक और चौंकाने वाले दृश्य बदलते रहते हैं। अंधेरे में होने वाले हमले और भी शक्तिशाली होते गए। हुआंग तियानहो तू ने डटकर मुकाबला जारी रखा, लेकिन उसके शरीर पर निशान और भी बढ़ते गए। लिंग जियाओ वहीं खड़ा था, बेहद घबराया हुआ। उसे नहीं पता था कि यह वास्तविकता थी या उसका अपना भ्रम। संक्षेप में वह समझ गया कि एक बार सम्राट और रानी की हार के बाद उसकी पहाड़ और नदी की दुनिया अनिवार्य रूप से ढह जाएगी और अंत में इसमें तानाशाह ब्रह्मांड भी शामिल हो सकता है। ये सबसे बुरा संभावित परिणाम है। दृश्य निरंतर बदलता रहता है। लिंग जियाओ की भौहें भी अधिक से अधिक कस गईं। अंधेरे अंतरिक्ष के हमले के तहत दो महान देवता हुआंग तियानहो तू अंततः जमीन पर गिर गए। यद्यपि वे युद्ध में मारे नहीं गए, फिर भी वे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। लिंग जियाओ का दिल जोरों से धड़क रहा था। अंधेरे में एक आकृति उभरी। उसका रूप रंग स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसे केवल इतना पता था कि वह अत्यंत शक्तिशाली है, किसी भी पिछले हमले से अधिक शक्तिशाली। लिंग जियो वास्तव में आगे बढ़ना चाहता था और सम्राट तियानहो तू के लिए लड़ना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि वह बहुत कमजोर है और ऐसे युद्ध क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए उसकी कोई योग्यता नहीं है। हा, तुम्हें जिद्दी क्यों होना पड़ रहा है? वह तुम लोगों में से नहीं है। उसने तो बस तुम्हारे सती कौशल का थोड़ा अभ्यास किया है। काली छाया से आए अजीब हंसी वास्तव में ब्रह्मांड में बेतहाशा फैल गई और इस हंसी के कारण अनगिनत तारे फट गए। लिंग जियाओ को बहुत गहरा सदमा लगा। सिर्फ हंसी ही सितारों को नष्ट कर सकती है। ये कितना भयानक अस्तित्व होगा। विशाल काली छाया ने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और उसकी भयानक शक्ति जारी हुई, जिसका उद्देश्य सम्राट और रानी तू के सामने पहाड़ों और नदियों की दुनिया को टुकड़ों में तोड़ना था। जो कोई भी हमारे पहाड़ों और नदियों को नष्ट करने की हिम्मत करेगा, उसे मार दिया जाएगा।
लिंग जियो ने अंततः अपने डर और कायरता को तोड़ा और लड़ाई लड़ी। पहाड़ों और नदियों से नष्ट होना भी मृत्यु है और मारा जाना भी मृत्यु है। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह सच है या नहीं, लेकिन इस समय उसे विश्वास था कि केवल वही खुद को बचा सकता है। जिस क्षण वह बाहर निकला, हुआंग तियान और होंग तू खड़े हो गए, प्रकाश की दो किरणों में बदल गए, एक हरा और एक पीला, और लिंग जियो के शरीर में एकीकृत हो गए। लिंग जियो को अपने शरीर में एक शक्तिशाली बल महसूस हुआ और उसके गले से एक आश्चर्यजनक आवाज आई। ये भयावह ध्वनि दूर तक फैल गई और आसपास के टूटे हुए तारे वास्तव में पुनः फट गए और अनगिनत उड़ती हुई राख में बदल गए। वह अपने बाएं हाथ में आकाश को थामे हुए विशाल तलवार और दाहिने हाथ में पृथ्वी का राजदंड धारण किए हुए हैं। प्रकाश और छाया कवच पहने हुए दो महान देवताओं की छायाएं उसके पीछे प्रकट हुईं। फिर उसने तलवार से वार किया और उसकी तलवार से विशाल हथेली टुकड़े टुकड़े हो गई। मारना। विशाल तलवार घुमाई गई और होंग तू की शक्तिशाली शक्ति राजदंड से बाहर निकली। लिंग जियो सम्राट, रानी और होंग तू के सम्मिलन की तरह था, जो अंधेरे अंतरिक्ष में मार रहा था। विशाल काली छाया लगातार पीछे हट रही थी। क्या यही रहस्यमयी शरीर की असली शक्ति है? लिंग जियाओ बेहद हैरान और उत्साहित था। वह महसूस कर सकता था कि जिस शक्ति का उपयोग उसने उस विशाल काली छाया को मारने के लिए किया था, वह पूरी तरह सम्राट और महारानी की शक्ति थी। सम्राट की शक्ति, हमला मजबूत है। होंग तू की शक्ति से रक्षा मजबूत होती है। दोनों का संयोजन रहस्यमय दुनिया का शरीर नहीं तो और क्या है। पिछली बार चांगले परी द्वीप के गुप्त क्षेत्र में उसे जुवानजी शरीर की साधना की विधि प्राप्त हुई थी, लेकिन ये सिर्फ एक तरीका था और यह बहुत ही संक्षिप्त था। उसे कुछ समझने से पहले खुद ही इसे समझना और उस पर विचार करना पड़ता था। लेकिन भले ही उसकी समझ का स्तर ऊंचा हो, फिर भी भटक जाना और अजीब तरीके से मूल असली जुवानजी शरीर की खेती करना बहुत आसान था। नहीं, ये सही नहीं है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। ये धारणा अनुचित है। अधिक सटीक रूप से ये होना चाहिए कि जुवानजी बॉडी की खेती की विधि इस भूमिगत महल में दो मूर्तियों की समझ से आए और फिर इसे बनाया। ये कहना होगा कि जिस व्यक्ति ने जुवानजी बॉडी की साधना की विधि बनाई थी, वह भी एक बहुत ही भयानक व्यक्ति था। लिंग जियाओ ने इसे पहले भी देखा था। हालांकि उस व्यक्ति की ताकत दो महान देवताओं हुआंग तियान और हाओ तू जितनी अच्छी नहीं थी। आखिरकार इतनी शक्तिशाली तकनीक केवल इन दो मूर्तियों को समझने से ही प्राप्त की जा सकती थी। यह मूल बात नहीं थी, लेकिन कौन ऐसी शक्तिशाली दो मूर्तियां बना सकता है जिन्हें लोग समझ सके? ये 10,000 वज्रों का स्थान है। क्या यह मनुष्य के राजा ने किया है, या फिर क्या ये दोनों मूर्तियां वास्तव में स्वर्ग के सम्राट और पृथ्वी की महारानी हैं? लिंग जियो ने बहुत सोचा, लेकिन वह इसका हल नहीं निकाल सका। लेकिन इस समय उनकी सोच सुवान क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। वह कौन सी काली शक्ति है जो स्वर्ग के सम्राट और पृथ्वी की महारानी को भारी खतरा महसूस करा सकती है? इस जुवान राज्य में सभी जातियों के योद्धाओं के अलावा क्या वास्तव में देवता जैसी कोई चीज है? स्वर्ग के सम्राट और पृथ्वी की महारानी की कल्पना जुवान क्षेत्र के योद्धाओं द्वारा नहीं की गई थी, लेकिन वे वास्तव में अस्तित्व में थे। तो यदि स्वर्ग का सम्राट और पृथ्वी की महारानी है, तो क्या अन्य देवता भी हैं? न केवल अज्ञात देवता, बल्कि राक्षस भी, जो जुवानजी के बाहर से आए थे, लेकिन स्पष्ट रूप से केवल निम्न स्तर के राक्षस थे। यहाँ तक कि रात्रि दानव राजा के अस्तित्व को भी लोगों द्वारा खोज निकाला गया। ये कैसी दुनिया है? चुने हुए विशाल द्वार के बाहर किस प्रकार की दुनिया है? ये सवाल लिंग जियाओ के दिमाग में बार बार उभरते रहे। तानाशाह ब्रह्मांड में लड़ाई जारी रही और लिंग जियो के विचार लगातार चल रहे थे। बाहरी दुनिया में झू शाओकोंग स्पष्ट रूप से लिंग जियो के शरीर से उभरने वाली पवित्र, विशाल और राजसी शक्ति को महसूस कर सकता था। इस समय लिंग जियो पूरी तरह से हरे पीले प्रकाश से घिरा हुआ था। स्वर्ग के सम्राट और पृथ्वी की महारानी की शक्ति बिना किसी व्यायाम की मदद के लिंग जियो के शरीर में प्रवाहित हुई और वह चलती रही। उसके मांस को कठोर बनाने और उसकी हड्डियों को गढ़ने के अलावा इसने स्वर्ग के सम्राट और पृथ्वी की महारानी की कोशिकाओं को भी एक एक करके जागृत करने की अनुमति दी। हर बार जब वह संयमित होता, तो लिंग जियो का शरीर न केवल अधिक मजबूत होता था, बल्कि उसके शरीर में स्वर्ग के सम्राट और पृथ्वी की महारानी की शक्ति भी अधिक मजबूत होती थी। उन पर ऐसी आभा पहले भी प्रकट हुई है, लेकिन आज ये और भी अधिक शक्तिशाली, अधिक पवित्र और विशाल प्रतीत होती है, और ये लोगों को पूजा करने की भावना देती है। ये कैसा कौशल है जो इतना जादुई है? झू शाओकोंग ने अपने घावों को ठीक करते हुए लिंग जियो को देखा।
लिंग जियो वहां एक देवता की तरह खड़ा था, राजसी और गंभीर, लोगों को सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके शरीर के चारों ओर एक हरे पीले रंग की रोशनी लिपटी हुई थी और कभी कभी एक गहरा प्रकाश दिखाई देता था। हरा पीला प्रकाश धार्मिकता और महानतम स्वर्ग और पृथ्वी की आभा से भरा था, और अंधकार में प्रकाश अत्यंत दुष्ट और अत्याचारी था, जिससे लोग कांप उठते थे। ये भाई लिंग, मुझे डर है कि उसके बारे में अभी भी कुछ रहस्य हैं जो हम नहीं जानते। ऐसा लगता है कि मेरे पिता ने शुरुआत में जो कहा वह सही था। ये व्यक्ति निश्चित रूप से रहस्यमय दुनिया में एक विशालकाय और शीर्ष स्तर का ताकतवर व्यक्ति बन सकता है। वह स्वर्ग का पुत्र है, ऐसी अफवाह है। स्वर्ग का पुत्र न केवल प्रतिभाशाली और अत्यंत बुद्धिमान है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह अत्यंत भाग्यशाली है। न केवल इन्हें मारना कठिन है, बल्कि रोमांच और अवसरों का सामना करने की संभावनाएं अक्सर आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक होती हैं। ये 13 शीर्ष प्रतिभाशाली लोग अत्यंत प्रतिभाशाली और समझ-बूझ वाले हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे चुने हुए हों। जो भी अंत में जीवित बच जाता है और जुबान क्षेत्र में एक विशालकाय बन जाता है, वही वास्तविक चुना हुआ व्यक्ति है। झू शाओकोंग और लिंग जियाओ एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते हैं। जब उनकी मुलाकात लिंग जियो से हुई, तब लिंग जियो को अभी तक ड्रैगन और फीनिक्स सूची में शामिल नहीं किया गया था। उस समय वह केवल लिंग जियो को ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मानता था, तथा उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता को लिंग जियो के पक्ष में क्यों खड़ा होना पड़ा। हालांकि अब इतनी सारी चीजों का अनुभव करने के बाद वह इसे समझ गया है। ये लिंग जियो ही असली चुना हुआ है। वह न केवल प्रतिभाशाली है और उसकी समझ अद्भुत है, बल्कि किसी के लिए भी उसे मारना इतना आसान नहीं है। अन्यथा लिंग जियो के कई दुश्मन बहुत पहले ही मर गए होते। यह एक उभरता हुआ सितारा है, और यह निश्चित रूप से इस व्हाइट टाइगर फेग्युन सम्मेलन का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स बन जाएगा। 13 शीर्ष प्रतिभाशाली लोग, मुझे डर है कि वे सभी इस अज्ञात घोड़े के लिए आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएंगे। स्वर्ग के सम्राट और पृथ्वी की महारानी की शक्ति लिंग जियाओ के शरीर में स्वचालित रूप से संचालित होती है। लिंग जियो ने तानाशाह ब्रह्मांड में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। काली विशालकाय छाया बहुत भयानक थी। भले ही वह ऊपरी हाथ में थी, लेकिन उसे मारना मुश्किल था। भयानक शक्ति अंधेरे अंतरिक्ष से लगातार बढ़ती रही और काली छाया का ऊर्जा स्रोत बन गई। हालांकि लिंग जियो हतोत्साहित नहीं हुआ और काली छाया को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए आगे बढ़ना जारी रखा। इसे पूरी तरह से मार डालो। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, स्वाभाविक रूप से उसके हाथों से विरासत में मिली कुछ यादें सामने आईं। इस प्रकार की साधना किसी भी साधारण समझ की गति से कहीं अधिक तीव्र होती है। तानाशाह ब्रह्मांड में तारे नष्ट हो गए और आकाशगंगा बिखर गई। यह विशाल और भयानक युद्ध कुछ ऐसा था जिसके बारे में लिंग जियो ने पहले कभी नहीं सोचा था। वह जुबान क्षेत्र से बाहर कदम भी नहीं रख सकता था। सितारों को नष्ट करना तो दूर की बात थी, लेकिन इस लड़ाई ने उन्हें उत्साहित किया और बहुत लाभ पहुंचाया। वह ये नहीं जानता था कि जब वह लड़ रहा था तो आश्चर्यजनक चीजें घटित होने लगीं। भूमिगत महल में 2 मूर्तियों से अचानक प्रकाश की 2 किरणें निकलीं, एक नीली और एक पीली, जिसने पूरे ब्लैक विंड कैन्यन में काली हवा को पूरी तरह से दूर कर दिया। मूलतः मन दिखाई देने वाली घाटी अचानक से उज्ज्वल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कुछ बदल रहा है। ब्लैक विंड कैन्यन के ऊपर वुफावुतियान की भौहें फड़क उठी और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। स्वर्ग और पृथ्वी का विकास। ब्लैक विंड कैन्यन में ऐसी विचित्र घटना कैसे घटित हो सकती है? वह आश्चर्य से अपने पैरों के नीचे काली हवा की घाटी को देखने लगा। योद्धाओं पर हमला करने वाले बड़ी संख्या में जानवर अचानक हरे और पीले प्रकाश की 2 किरणों से टकरा गए और उनके शरीर अचानक अलग हो गए। भाग लेने वाले कई योद्धाओं को हरी और पीली रोशनी की 2 किरणों से बचाया गया। उनमें जी लोयू और फैंग मिंगलियन भी शामिल थे। दोनों लड़कियां बहुत भाग्यशाली नहीं थीं। उनका सामना लिंग जियाओ से नहीं हुआ, बल्कि उन पर जानवरों ने हमला कर दिया, इसलिए उन्हें जल्दी से भागना पड़ा। जब उनकी जान खतरे में थी तो उन्हें हरे और पीले प्रकाश की 2 किरणों ने बचाया। दरअसल ये सिर्फ उनकी ही बात नहीं थी। 2 हरी और पीली रोशनी की किरणों से दर्जनों योद्धाओं की जान बच गई। यदि ये 2 प्रकाश किरणें न होती तो इस प्रथम युद्ध में मरने वालों की संख्या लगभग 100 लोगों तक पहुंच जाती। यह उन लोगों की संख्या भी थी जिन्हें जुवानवु मंदिर ने मूल रूप से खत्म करने की योजना बनाई थी। वुफावुतियान अपने पैरों के नीचे काली हवा घाटी को घूर रहा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यद्यपि वह शक्तिशाली और अभिमानी था,
फिर भी जुवानवो मंदिर भी ब्लैक विंड कैन्यन पर इतना चौंकाने वाला प्रभाव नहीं डाल सका। किसने किया ये? दुनिया बदल गई। स्वर्ग और पृथ्वी का सम्राट जाग उठा। ब्लैक विंड कैन्यन में काली हवा पूरी तरह से खत्म हो गई, जानवर मारे गए और योद्धा बच गए। ये घटना पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसा लगता है कि ब्लैक विंड कैन्यन वानलेई जेडी से गायब होने वाला है। किसी गुप्त क्षेत्र के लुप्त होने का केवल एक ही अर्थ हो सकता है, वही एक ही गुप्त क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी ने प्राप्त कर ली है। कौन है भाई? क्या ये तेरा शीर्ष प्रतिभाएं हैं, या सन लेंगचान, म्यू वानशुंग, या लिंगजियो, या कुछ लोग जो सुअ होने का नाटक कर रहे हैं और बाघ खा रहे हैं? वुफा वुतियान को समझ नहीं आता, लेकिन यह ऐसी घटना नहीं है जिसे वह रोक सके। वह केवल इसे विकसित होने दे सकता है। एकमात्र परेशानी की अगली लड़ाई में लोगों की संख्या थोड़ी अधिक है। हालांकि अभी भी 1 घंटा बाकी है और यह निर्धारित करना अभी भी कठिन है कि क्या होगा। गर्जना, बूम, जानवरों की चीखें लगातार आती रहीं और ब्लैक विंड कैन्यन में हर जगह गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई दैवीय दंड आ गया हो, जिससे कई योद्धा भय से कांपने लगे और उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। वे परिवर्तन के सामने केवल वैसे ही बने रह सकते थे, सतर्कतापूर्वक वही रह सकते थे तथा अपने चारों ओर घटित हो रही हर चीज को घूर सकते थे। कम से कम अब तक हरी पीली रोशनी ने योद्धाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि उन भयानक जानवरों को मार डाला है। ब्लैक विंड कैन्यन में कहीं फैंग फेई वहीं खड़ी होकर अपने सामने खड़े जानवर को देख रही थी जो हरी पीली रोशनी से गंभीर रूप से घायल हो गया था। तभी अचानक उसकी आकृति चमक उठी और उसने अत्यंत सटीक प्रहार से उस जानवर को मार डाला। उसी समय उस जानवर के शरीर से एक भयानक काली पवन शक्ति का गोला निकला और उसके शरीर में प्रविष्ट करा दिया गया। यद्यपि कोई काली हवा का शिलालेख नहीं था, फिर भी इस शक्तिशाली बल ने फैंग फेई के साधना स्तर को बहुत बढ़ा दिया। इसी समय ब्लैक विंड कैन्यन में विभिन्न स्थानों पर ऐसी घटनाएं घटी। एक योद्धा जितना साहसी और साधन संपन्न होगा, उसके पास जितनी अधिक समझ और प्रतिभा होगी, मृत पशु से लाभ प्राप्त करना उतना ही आसान होगा। 13 शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के अलावा लॉन्गचेन, लेंजू और होंगयू सभी ने अपनी ताकत में उल्लेखनीय सुधार करना शुरू कर दिया। और सन लेंगचन, म्यू वानशुंग और अन्य ने ऐसे प्रयासों को रोका नहीं, बल्कि वे थोड़े धीमे थे। हाँ, बहुत बढ़िया। हरे पीले प्रकाश से कमजोर हुए ये जानवर पहले जितने शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन उनके पास काली हवा की शक्तिशाली शक्ति है, जो खेती के सुधार में बहुत मददगार है। कई जगहों से हार्दिक हंसी की आवाजें आईं। अंधेरे में छिपे कुछ योद्धा भी अनिच्छा से बाहर आ गए। उनकी खेती में सुधार करने का एक मौका है, वे हर समय कछुए बने रहना नहीं चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि भले ही वे कछुए हों, फिर भी वे मरेंगे। बेहतर होगा कि आप इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी खेती को सुधारें और अपना जीवन बचाएं। ये हत्या आधे घंटे तक चली। इस अवधि के दौरान ये न्यान क्षेत्र साधना वाले एक योद्धा का अंततः जन्म हुआ। दूसरे शब्दों में, कुछ लोगों ने मूलतः आने से पहले की अपनी खेती को पुनः प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा योद्धाओं के बीच ताकत का अंतर बढ़ता ही जा रहा है, जो स्पष्ट ध्रुवीकरण दर्शाता है। कुछ लोग अभी भी वुमाई क्षेत्र में गरीब योद्धा हैं, जबकि कुछ पहले ही यिनयान क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। और इन सभी परिवर्तनों का स्रोत 2 अजीब हरी पीली रोशनियां हैं। हालांकि इस हंगामे का कारण बनने वाले अपराधी लिंगजियो को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने विशाल काली छाया को मार डाला और आसपास के सभी दृश्य अचानक गायब हो गए। लिंगजियाओ के शरीर पर हरी पीली रोशनी भी जल्दी ही केंद्रित हो गई। हालांकि उसने फिर भी अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वह कुछ अनुभव कर रहा हो। उसके बगल में झू शाओकोंग एक विशाल काले भालू से लड़ रहा था। ये काला भालू स्पष्ट रूप से लिंगजियो द्वारा पहले देखे गए भालू की तुलना में बहुत कमजोर था और हरे पीले प्रकाश से घायल भी हो गया था। झू शाओकोंग भी इससे निपटने में सहज था। भूमिगत महल के बाहर फेंगमो पवित्र तलवार बहुत अच्छे मूड में थी। यद्यपि महामहिम युवराज और युवराज नहीं आए, फिर भी उन्होंने अप्रत्याशित रूप से 2 जानवरों को मार डाला और अपनी साधना को स्वर्ग क्षेत्र से गुफा स्वर्ग क्षेत्र तक उन्नत किया। इस सुधार से उसे लिंगजियाओ को मारने में अत्यंत दृढ़ विश्वास प्राप्त हुआ। वह भूमिगत महल के दरवाजे पर घूरता रहा, लिंगजियो के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारा सिर काटने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। वह बहुत उत्साहित महसूस करते हुए अपने हाथ में ली हुई पवित्र तलवार को धीरे से हिलाने लगा। तियानहाई साम्राज्य के अन्य योद्धाओं ने भी भूमिगत महल के दरवाजे को घेर लिया,
लिंग जियो के प्रकट होने की प्रतीक्षा में, और फिर उसे पकड़ लिया और उसे प्रसंस्करण के लिए क्राउन राजकुमारी को सौंप दिया। इस व्यक्ति को विशेष रूप से क्राउन प्रिंसेस द्वारा अनुरोध किया गया था। बेहतर होगा कि उसे जीवित ही पकड़ लिया जाए ताकि उसे यातना दी जा सके। बूम! भूमिगत महल के प्रवेश द्वार से अचानक एक भयानक सांस निकली। तभी एक आदमी बाहर आया। वह बहुत साधारण लग रहा था, बहुत साधारण। हालांकि वहां खड़े खड़े ही उनमें एक प्रबल राजसी शान झलक रही थी। कई लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वे यह नहीं समझ पाए कि इस असामंजस्य की भावना का कारण क्या था, लेकिन उसके सामने खड़े व्यक्ति के चेहरे से एक अजीब सी आभा निकल रही थी। आपको लंबे समय तक इंतजार कराने के लिए मुझे खेद है। लिंग जियो अचानक मुस्कुराया और भूमिगत महल के चारों ओर योद्धाओं को देखा, जैसे कि उसने काले पवन शिलालेखों का एक गुच्छा अपनी ओर लहराते देखा हो। यद्यपि उसे स्वर्ग और पृथ्वी के सम्राट की स्मृति विरासत में मिली थी, लेकिन वह अभी भी लाल सूर्य तलवार कला को पूरी तरह से अनलॉक करना चाहता था। इस प्रकार कम से कम 9 काले पवन शिलालेखों की आवश्यकता थी। भगवान फेंगमो, लिंग जियो बाहर है, कोई चिल्लाया। आवाज ऊंची थी, पर थोड़ी कांपती हुई, मानो अपने दिल में छिपा डर छुपाना चाह रहा हो। सभी लोग इस आकृति को घूर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें थोड़ी उलझी हुई थीं। सतर्कता थी, डर था, लेकिन इसमें ईर्ष्या और भ्रम अधिक था। झू शाओकोन बाहर नहीं आया, इसलिए वह भूमिगत महल के प्रवेश द्वार पर गुफा की दीवार के सहारे झुक गया। अब तक उसके चेहरे पर अभी भी आश्चर्य की झलक थी। अभी अभी भूमिगत महल में उसने एक अविस्मरणीय दृश्य देखा, और वह अभी तक उसे पूरी तरह से पचा नहीं पाया है। उसका मदद करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ मौजूद दर्जन भर लोग डरे हुए थे कि आज वे सभी लिंग जियो के हाथों मर जाएंगे। तुम्हें किस बात का डर है? वह तो अब केवल स्वर्गीय मनुष्य के स्तर पर है। पवन दानव पवित्र तलवार खड़ी हो गई। लिंग जियो को ठंडी नजर से देखा और जोर से कहा। ब्लैक विंड कैन्यन में हर किसी की खेती पूरी तरह से पारदर्शी थी और उसे बिल्कुल भी छिपाया नहीं जा सकता था, क्योंकि वे सभी एक ही काली पवन शक्ति की साधना कर रहे थे। उन सभी के शरीर में काली पवन शक्ति के चिन्ह थे और उनका एक दूसरे के साथ एक विशेष संबंध था। तुम चारों पहले उस झू शाओकोन को मार डालो ताकि वह देरी न करे। पवन दानव की पवित्र तलवार ने सामने खड़े 4 योद्धाओं की ओर इशारा किया। ये चारों लोग जंगली जानवरों को मारने के कारण स्वर्गीय मनुष्य के 5वें स्तर पर पहुंच गए हैं, लिंग जियो से कहीं अधिक शक्तिशाली। उन चारों को झू शाओकोन को मारना पड़ा क्योंकि झू शाओकोन की साधना अब स्वर्गीय मानव क्षेत्र के 5वें स्तर पर थी। एक काले भालू राक्षस को मारने से ही उसकी बहुत उन्नति हो गई थी। जब वे चारों कोशिश करने के लिए उत्सुक थे, तो लिंग जियो ने एक कदम आगे बढ़ाया, झू शाओकोन को अपने पीछे पूरी तरह से रोक दिया और यहाँ तक कि चारों लोगों को लालच भरी नजर से देखा। तुम चारों के काले पवन शिलालेख मेरे हैं। हालांकि इन 4 लोगों में से प्रत्येक के पास केवल एक ब्लैक विंड शिलालेख है, फिर भी ये लिंग जियो के लिए बेहद कीमती है। यदि वह लाल सूर्य तलवार कला की सभी चालें खोलना चाहता है, तो उसे अधिक काली पवन शिलालेख प्राप्त करने होंगे। मृत्यु की तलाश में जब चारों लोगों ने ये देखा तो उन सबके चेहरे पर भयंकर मुस्कान आ गई। क्या स्वर्ग क्षेत्र के केवल दूसरे स्तर वाला एक योद्धा वास्तव में एक ही समय में उन चारों का सामना करना चाहता था? लिंग जियाओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बाहर हो? ये ब्लैक विंड कैन्यन है। तुम हम चारों के सामने कुछ भी नहीं हो। अगर वे बाहर होते तो ये 4 लोग कभी भी लिंग जियो को छूने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वे जानते थे कि वे लिंग जियो के विरोधी नहीं थे। लेकिन ब्लैक विंड कैन्यन में वे लिंग जियो से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। मारना। चारों लोगों ने झू शाओकोन पर हमला करना छोड़ दिया और इसके बजाय अलग अलग दिशाओं से लिंग जियो पर हमला किया, क्रमशः लिंग जियो के 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला किया। लिंग जियाओ वहीं निश्चल खड़ा रहा। वहां काली पवन ऊर्जा की कोई हलचल नहीं थी, केवल हरे पीले प्रकाश की एक झलक थी जिसे देख पाना आसान नहीं था, जो उसके शरीर पर बह रही थी। ये दुख की बात है कि प्रकाश कपटों से ढका हुआ था और बाहरी लोग इसे नहीं देख सके। बेवकूफ, तुम नहीं हिले तो तुम्हारा काला पवन शिलालेख मेरा हो जाएगा। लिंग जियो के सामने आने वाला पहला व्यक्ति सबसे अच्छे शारीरिक कौशल वाला योद्धा था। उसने लिंग जियाओ को मारने और लिंग जियाओ के पास मौजूद सभी काले पवन शिलालेखों को प्राप्त करने के बारे में कल्पना की। शायद वह पवन दानव तलवार को भी दबा सके। टकराना। उस आदमी ने लिंग जियाओ पर तलवार से वार किया। एक तीखी टूटने की आवाज गूंजी और उसके हाथ में मौजूद साधारण आध्यात्मिक तलवार मौके पर ही कई टुकड़ों में टूट गई।
वह आदमी इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गया और काफी देर तक होश में नहीं आ सका। ये किस तरह का बचाव है? आध्यात्मिक हथियार भी इसे भेद नहीं सकते। तुम्हें पता है, उसकी साधना का स्तर लिंग जियाओ से 3 स्तर अधिक है। इतना ही नहीं, उसके हाथ में जो था वह तलवार थी, एक आध्यात्मिक हथियार। यद्यपि वह केवल नश्वर था, फिर भी वह आसानी से टूट गया और उसे प्रतिद्वंद्वी के शरीर से आने वाली काली हवा की शक्ति का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। यह क्या बदतमीजी है! अभी भी इंसान! घबराकर वह पीछे मुड़ा और भाग गया। हालांकि यह अफसोस की बात है कि लिंग जियो अब उसे यह अवसर नहीं देगा। एक हाथ आगे बढ़ा और उसके पैर को पकड़ लिया, फिर उसे जमीन पर पटक दिया। बेचारे योद्धा का सिर वहीं पर फूट गया। काली हवा का निशान लिंगजियो के शरीर में घुस गया। इस समय एक अन्य व्यक्ति ने लिंगजियो के मंदिर पर अपनी मुट्ठी दबा दी। काली हवा की भयानक शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई थी, मानो वह लिंगजियो के सिर को टुकड़ों में उड़ा देगी। भयानक काली ऊर्जा ने लिंगजियो के सिर को लगभग पूरी तरह से घेर लिया। हालांकि ऐसे भयावह दृश्य के परिणाम ने लोगों को अवाक कर दिया। भयानक काली ऊर्जा लिंगजियाओ के सिर पर लगी और उछलकर दूर चली गई। लिंगजियो बिना अपना सिर हिलाए या बिना विकृत हुए वहीं खड़ा रहा। नहीं, असंभव! यह आदमी आखिर करता क्या है? हमलावर डर के मारे चिल्लाया। तुम्हें पता है, पिछले हमले से ये भी माना जा सकता है कि लिंगजियो के शरीर का एक निश्चित हिस्सा है जिसमें मजबूत रक्षा है, या उसने कुछ जादुई हथियार पहना हुआ है। लेकिन मंदिर पर कुछ भी नहीं था, फिर भी उसका मुक्का उसे तोड़ने में असमर्थ था। यह एक ऐसा प्रहार था जो प्रतिद्वंद्वी की साधना की 3 सीमाओं को पार कर गया। प्रतिद्वंद्वी को मारने की बात तो दूर, उसका कोई निशान भी नहीं छोड़ा गया। ऐसे चौंकाने वाले दृश्य को देखकर वह कैसे भयभीत नहीं होगा। वह पलटा और भागना चाहता था, लेकिन उसकी मुट्ठी लिंगजियो के मंदिर पर अटक गई थी और वह मुक्त नहीं हो सका। मुझे 2 काले पवन शिलालेख मिले। इस समय लिंगजियो ने अपनी हथेली बढ़ाकर दूसरे व्यक्ति का सिर पकड़ लिया। हाथ के ऊपर हरे पीले प्रकाश की एक हल्की चमक थी। क्लिक करें। खोपड़ी टूटने की आवाज सुनाई दी। लिंगजियाओ ने किसी मार्शल आर्ट या हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, उसने बस अपने हाथों से प्रतिद्वंद्वी के सिर को टुकड़ों में खरोंच दिया। आह! एक तीखी और दिमाग सुन्न कर देने वाली चीख सुनाई दी। लिंगजियो को घेरने वाले सभी तियानहाई साम्राज्य के योद्धा कई कदम पीछे हट गए, मानो उन्हें डर था कि वे अगले शिकार बन जाएंगे। ये सचमुच अद्भुत है। झू शाओकोंग ने ये दृश्य देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। अभी भूमिगत महल में उसने पहले ही देख लिया था कि लिंगजियो कितना शक्तिशाली था, लेकिन उस तरह की शक्ति सिर्फ उसकी व्यक्तिपरक भावना थी। तभी उसे ऐसा तथ्य दिखा और उसने अपने विचारों को और पुष्ट किया। लिंगजियाओ ने इस भूमिगत महल में जो मार्शल आर्ट विकसित की थी वह संभवतः अत्यंत शक्तिशाली थी। अन्यथा प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए साधना के 3 क्षेत्रों को सीधे पार करना बिल्कुल असंभव है। वहां खड़ा लिंगजियो वास्तव में भूमिगत महल में सम्राट तियान की मूर्ति की तरह है, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जो 2 योद्धा लिंगजियो की ओर दौड़ रहे थे, वे अचानक हवा में रुक गए। आक्रमण की गतिविधियां भी कठोर हो गईं। वे खुश तो थे, लेकिन भयभीत भी थे। सौभाग्य से उसने पहले लिंगजियो पर हमला नहीं किया और उसे इतनी जल्दी और बुरी तरह से मरना नहीं पड़ा। भयावह बात की मौत अभी भी उनके बहुत करीब है। लिंगजियो बहुत शक्तिशाली है। इस प्रकार की शक्ति पूरी तरह से अनुचित है, लेकिन फिर भी वास्तविक है। इस आदमी को भूमिगत महल में ऐसा क्या मिला कि वह इतना शक्तिशाली बन गया? वास्तव में वे यह नहीं समझ पाए कि लिंगजियो भूमिगत महल से बाहर आने के बाद उसे रहस्यमय दुनिया में अपने शरीर को दबाने का कोई विचार नहीं था। यातनागृह में खूनी लड़ाई समाप्त होने वाली है और उसे अधिक काले पवन शिलालेख प्राप्त करने और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए रहस्यमय दुनिया के शरीर पर भरोसा करने की जरूरत है। इससे भी अधिक, भूमिगत महल में सीखी गई लड़ाई की विधि बिल्कुल जुवानजी के शरीर की लड़ाई की विधि है। इस समय इससे परिचित होने और इसे मजबूत बनाने में कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए वास्तव में, हालांकि लिंगजियो की साधना केवल स्वर्गीय क्षेत्र के दूसरे स्तर पर प्रतीत होती है, वास्तव में सम्राट तियानहो पृथ्वी की उसकी शक्ति पहले से ही यिन यांग क्षेत्र के 13वें स्तर वाले एक मजबूत व्यक्ति के बराबर है। एक साधारण स्वर्गीय योद्धा उसे कैसे हरा सकता था? तुम मुझे मारना चाहते हो, तो ऐसा क्यों नहीं करते? लिंगजियो आगे बढ़ा और तेजी से दोनों हिचकिचाते योद्धाओं के पास पहुंचा। दोनों व्यक्तियों के हृदय जोर से कांप उठे, वे चीखने लगे और घबराकर एक ही समय में पीछे मुड़कर भाग गए। इतने भयानक लिंगजियाओ का सामना करते हुए
उनके पास लड़ने की इच्छा शक्ति कैसे हो सकती थी? वे इतने भाग्यशाली थे कि वे नहीं मरे, लेकिन वे अभी भी लिंग जियाओ के शरीर पर काली हवा का शिलालेख पाना चाहते थे। मजाक बंद करो, क्या आप छोड़ सकते हैं? लिंग जियो ने ठंडी मुस्कान के साथ अपना दाहिना हाथ धीरे से हिलाया। आकाश को ढकने वाला एक बड़ा हाथ गिरा। ये हथेली सियान प्रकाश से लिपटी हुई है और आकाश की शक्ति से भरी हुई है, जिससे चियान भी पीछे हट जाता है। जब आकाश को ढकने वाला विशाल हाथ नीचे गिरा, तो उसके भयानक दबाव ने आसपास के पत्थरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। दोनों व्यक्तियों के पैरों में सीसा भरा हुआ था और वे आधा कदम भी भागने में असमर्थ थे। नहीं, वे दोनों डर के मारे चीखने लगे और फिर मरने के लिए संघर्ष करने लगे। उसी समय उन्होंने आकाश को ढकने वाले बड़े हाथ पर मुक्का मारा, हथेली को टुकड़ों में फाड़ने की कोशिश की। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रहस्य नहीं है। इस भयावह बड़े हरे हाथ को किसी भी चीज से बाधित नहीं किया गया और इसे सीधे नीचे पटक दिया गया। बड़े हाथ के नीचे से 2 काले पवन शिलालेख उड़कर लिंग जियो के शरीर में प्रवेश कर गए। लिंग जियाओ की काली हवा की साधना का स्तर बहुत बेहतर हो गया है और वह स्वर्गीय मानव क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गया है। उन 2 बेचारे लड़कों को इस भयानक बड़े हाथ ने बुरी तरह पीटा और यहाँ तक कि उनकी लाशें भी नहीं मिल सकी। ये कैसी शक्ति है? यह इतनी भयावह कैसे हो सकती है, मानो आसमान गिर रहा हो। पवन दानव पवित्र तलवार ने ये दृश्य घबराहट से देखा। आकाश को ढकने वाले बड़े हाथ से निकलने वाली शक्तिशाली आभा ने उसे बहुत दबाव महसूस कराया। इस समय लिंग जियो बिल्कुल भी इंसान की तरह नहीं दिख रहा था, बल्कि पौराणिक सम्राट भगवान की तरह दिख रहा था। स्वर्गीय कवच पहने हुए वह शक्तिशाली और असाधारण था। क्या तुम जानना चाहते हो? मैं तुम्हें बता सकता हूँ, क्योंकि मरने वाला अगला व्यक्ति तुम ही हो। लिंग जियो की आवाज पवन दानव पवित्र तलवार के कानों में ठंडी सी सुनाई दी। सम्राट की शक्ति, आकाश की मुट्ठी। जिस क्षण यह आवाज सुनाई दी, पवन दानव पवित्र तलवार अचानक उसके दिल में कस गई और फिर उसने आकाश की भयानक मुट्ठी को फिर से अपनी ओर आते देखा। पहले ये सिर्फ एक ताड़ का पेड़ था, इस बार यह एक मुट्ठी थी। वह विशाल मुट्ठी गिरते हुए उल्का की तरह थी। उसे एक साथ रोको, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। पवन दानव तलवार ने बहुत पहले ही अपना आत्मविश्वास खो दिया था। लिंग जियो का सामना करते हुए, जिसने बाहर आते ही अपनी भयानक ताकत दिखाई, उसने जोर से दहाड़ लगाई। एक क्षण के लिए दर्जनों काली पवन शक्तियां आकाश में दौड़ पड़ी और स्वर्गीय मुट्ठी से टकरा गईं। हालांकि इस समय पवन दानव तलवार एक तलवार की रोशनी में बदल गई और दूरी में भाग गई। उसने वास्तव में अपने साथियों को त्याग दिया और इन लोगों को अपना शिकार बना लिया। मुट्ठी इस तरह गिरी जैसे कोई पहाड़ सिर के ऊपर दबा हो। तियानहाई साम्राज्य के दर्जन भर योद्धाओं में से किसी को भी नहीं बख्शा गया। उन सभी को इस मुक्का ने मांस के पेस्ट में बदल दिया। कुल 12 काले वायु शिलालेख लिंग जियाओ के शरीर में उड़ गए। 12 काली हवा शिलालेखों के कारण लिंग जियाओ के काली हवा साधना स्तर में तीव्र सफलता मिली और उसे सीधे स्वर्गीय क्षेत्र के 6ठे स्तर से गुफा स्वर्ग क्षेत्र के 3रे स्तर पर पदोन्नत किया गया। इस मौके से बहुत से लोग मारे गए और वे सभी तियानहाई साम्राज्य के योद्धा थे। लिंग जियो की आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी। ये लोग उसे मारने के लिए ही यहाँ रुके थे। यदि वह कमजोर होता तो शायद अब तक मृत शरीर बन चुका होता। लानत है लिंग जियाओ पर। ब्लैकविंड कैनियन के ऊपर राजकुमार वो क्रोधित था। वह स्पष्ट रूप से तियानहाई साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वह तियानहाई साम्राज्य के योद्धाओं को मारने में माहिर है। ये पूरी तरह से अनुचित है। जब राजकुमार युन ने ये दृश्य देखा तो उसका हृदय कांप उठा। एक बार उसके मन में लिंग जियो को धोखा देने के विचार आए थे, लेकिन इस समय ऐसे विचार गायब हो गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस व्यक्ति की दबंग शक्ति तियानहाई टायरनी से बिल्कुल भी कम नहीं है। पवन दानव पवित्र तलवार, क्या तुम बच सकते हो? लिंग जियो ने एक कदम आगे बढ़ाया और काली हवा में बदल गया और भागते हुए पवन दानव पवित्र तलवार पर झपट्टा मारा। यद्यपि उसकी गति शिखर जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी वह पवन दानव पवित्र तलवार से कहीं अधिक तेज है। ये केवल 2 या 3 कदम की दूरी थी, लेकिन ये कई मील दूर हो सकती थी और इसने तुरंत पवन दानव पवित्र तलवार का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। मुझे जाने दो, मैं फिर कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं बनूंगा। पवन दानव पवित्र तलवार ने लिंग जियो को देखा और बहुत ही शर्मनाक अनुरोध किया, यहाँ तक कि मैं आपके लिए कड़ी मेहनत कर सकता हूँ और आपकी सभी शर्तों से सहमत हो सकता हूँ। क्या तुम तियानहाई टायरानी को धोखा देने की हिम्मत रखते हो?
लिंग जियो ने पवन दानव पवित्र तलवार को उदासीनता से देखा और शांति से कहा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि इसे कैसे संजोना है। जब तुम चक्का से उतरे तो तुम्हें मेरे हाथों मरना तय था। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प और निर्दयता से भरी थी, और वह पवन दानव पवित्र तलवार को कोई मौका नहीं देना चाहता था। फैंग मो पवित्र तलवार बेहद हताश महसूस किया। उसे पता होना चाहिए था कि लिंग जियो उसे फिर कभी जाने नहीं देगा। तियानहाई टायरनी ने पहले भी उसकी रक्षा की थी, इसलिए उसे मरना नहीं पड़ा। लेकिन अब जब तियानहाई टायरानी और क्राउन प्रिंसेस आसपास नहीं है, तो वह लिंग जियो से लड़ने के लिए क्या कर सकता है। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। पवन दानव पवित्र तलवार ने पवित्र तलवार पकड़ ली और अपने जीवन का सबसे अद्भुत प्रहार किया। पूरा संसार तुरंत सफेद हो गया। पवित्र तलवार का प्रकाश इस स्थान को पूरी तरह से घेरे हुए था। हवा में एक पवित्र सांस है जो लगातार उत्पन्न हो रही है। मारना। इस पवित्र आभा में क्रोध से भरी एक आवाज गूंजी, और फिर पवित्र आभा तुरंत एक चौंकाने वाली जानलेवा मंशा में बदल गई, जिसने लिंग जियो पर वार कर दिया। लिंग जियाओ वहीं निश्चल खड़ा रहा। उसने पवन दानव पवित्र तलवार की चौंकाने वाली तलवार को उदासीनता से देखा। यदि आप मुझे उकसाएंगे नहीं, तो भविष्य में आपको व्हाइट टाइगर महाद्वीप में जगह मिल सकती है, लेकिन अभी आप हमेशा के लिए अंधेरे पाताल में गिर जाएंगे। स्वर्ग की मुट्ठी दबाओ और मार डालो। तलवार की रोशनी चमकी और लिंग जियो का दाहिना हाथ धीरे धीरे बाहर निकला। भयानक सियान प्रकाश एक विशाल मुट्ठी में संघनित हो गया। भयानक तलवार प्रकाश को फाड़ दिया और पवन दानव पवित्र तलवार की अंतिम महिमा को नष्ट कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं मरते दम तक भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाऊंगा। पवन दानव पवित्र तलवार ने महसूस किया कि उसके जीवन की सांस तेजी से गुजर रही है, और उसका भाग्य इस क्षण समाप्त हो गया। मौत के कगार पर उसके लिए सबसे अस्वीकार्य बात यह थी कि लिंग जियो को कोई चोट नहीं आई थी। इसे मारने की बात क्यों करें। अंततः एक भयानक विस्फोट हुआ और पवन दानव पवित्र तलवार का शरीर शून्य में फट गया। एक पल में 5 काले पवन शिलालेख एक ही समय में लिंग जियो के शरीर में प्रवेश कर गए। लिंग जियाओ के साधना स्तर ने एक बार फिर विस्फोटक सफलता प्राप्त की, और उसे 10वें गुफा स्वर क्षेत्र साधना स्तर पर पदोन्नत किया गया। वास्तव में 21 काली वायु शिलालेख हैं जिनका उपयोग उसके शरीर में किया जा सकता है। धत्तेरी की। ब्लैक विंड कैन्यन के ऊपर तियानहाई होली एकेडमी के शक्तिशाली लोग दयनीय गर्जना के साथ भड़क उठे। उसने पहले जीव दानव तलवार के हमले के कारण लिंग जियो के प्रति अपने गुस्से को दबा लिया। हालांकि इस समय वो अंततः अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका। तियानहाई पवित्र न्यायालय पूरी तरह से नष्ट हो गया। 4 क्रूर जानवर मर चुके थे, और पवन दानव पवित्र तलवार भी। ये दुखद आघात उनके लिए बस एक आपदा थी। यहाँ तक कि तियानहाई साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली संप्रदाय का एक भी व्यक्ति व्हाइट टाइगर सोसाइटी के शीर्ष 10 में प्रवेश नहीं कर सका, जिससे उनके तियानहाई पवित्र अकादमी का पतन हो गया। अगली बार 10 साल बाद तक इंतजार करना पड़ेगा। लिंग जियो, मैं तियानहाई पवित्र न्यायालय तुम्हें मार डालूंगा। भले ही तुम अंतहीन नरक में गिर जाओ, मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। आवाज इतनी तीखी और क्रूर थी कि सिर सुन्न हो जाता था। ये खून की चीख थी। बूढ़े आदमी, क्या आपको लगता है कि वह सफल होगा? शराब दानव तलवार ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, न अतीत में, न अब, और न ही भविष्य में। हॉन्क्वी ने अपना सिर हिलाया। जब लिंग जियाओ कमजोर था, तब तियानहाई पवित्र न्यायालय भी उसे नहीं मार सकता था। अब जबकि लिंग जियाओ व्हाइट टाइगर सोसाइटी की मदद से कदम दर कदम बेहतर हो रहा है, तो क्या तियानहाई पवित्र न्यायालय के पास वाकई कोई रास्ता है? क्या संयोग है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। जियो मो जियान का लिंग जियो पर भरोसा अब तक अपने चरम पर पहुंच चुका है। दूसरों को नहीं पता था कि हरे पीले प्रकाश का कारण कौन था, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास था कि यह लिंग जियो का काम था, क्योंकि उसने लिंग जियो से भी वही आभा महसूस की थी। आपने कहा कि ब्लैक विंड कैन्यन में उसे क्या मिला? हॉन्क्वी ने अचानक पूछा। मुझे नहीं पता, शायद ये सिर्फ कुछ प्राचीन शक्तियों की विरासत है, लेकिन ये चीज निश्चित रूप से जुवानवो मंदिर की अपेक्षाओं से अधिक है। शराब दानव तलवार ने जवाब दिया। उसका अनुमान बिल्कुल सही था। लिंग जियाओ को भूमिगत महल में जो प्राप्त हुआ वह 2 महान देवताओं, सम्राट, स्वर्ग, रानी और पृथ्वी की विरासत में मिली स्मृति थी। यह कोई मार्शल आर्ट नहीं है, बल्कि सम्राट और पृथ्वी की युद्ध स्मृति है। केवल अत्यंत उच्च समझ वाला योद्धा ही इस स्मृति से अपनी युद्ध कला को समझ सकता है।
और 1000 योद्धा 1000 विभिन्न युद्ध कलाओं को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए रहस्यमय क्षेत्र शरीर उनमें से एक है। आधार के रूप में रहस्यमय क्षेत्र शरीर के बिना चाहे लिंग जियो की समझ कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी समझ अनिवार्य रूप से सीमित होगी। लेकिन इस नींव के साथ वह दिग्गजों के कंधों पर खड़े होने के बराबर है और इस विरासत की गहरी समझ है और फिर अपने स्वयं के मार्शल आर्ट पथ के साथ सहयोग करता है। एक रहस्यमय लोक शरीर को समझ लिया जो केवल उसका है। यद्यपि नाम पिछले रहस्यमय क्षेत्र शरीर के समान है, लेकिन साधना पद्धति अधिक पूर्ण और उसके लिए अधिक उपयुक्त है। तानाशाह मार्शल आत्मा के अनुरूप रहस्यमय क्षेत्र शरीर की एक नई विकास दिशा है। शायद भविष्य में एक दिन रहस्यमय क्षेत्र शरीर को वास्तव में तानाशाह शरीर में पदोन्नत किया जा सकेगा, जो वास्तव में शक्तिशाली है। बेशक अब भी वह अपने जुवांजी शरीर के साथ यिन यान क्षेत्र के 14वें स्तर के योद्धा के हमले का आसानी से विरोध कर सकता है और वह पूरी तरह से अप्रभावित रह सकता है। यदि वह सम्राट स्वर्ग और पृथ्वी की सभी कोशिकाओं की शक्ति को मुक्त कर दे, तो यिन यान क्षेत्र का 15वें स्तर का योद्धा भी उसे आसानी से चोट नहीं पहुंचा पाएगा और वह आसानी से एक मुंह से प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचा सकता है। बेशक ये सब कुछ नहीं है। लिंग जियाओ के नए जुवांजी शरीर में सम्राट स्वर्ग और पृथ्वी की महान विरासत की अंतर्दृष्टि है। उन्होंने परिवर्तन के 13वें स्तर को महसूस कर लिया है। यह जुवांजी के 13 महाद्वीपों का अवतार है। हालांकि पृथ्वी पर शासन करने की सीमा के कारण वह केवल ड्रैगन अवतार और फीनिक्स अवतार का ही उपयोग कर सकता है। ये स्वर्ग और पृथ्वी सम्राट की शक्तियां हैं और इन अवतारों का अंतिम परिवर्तन वही है जो लिंग जियो तब दिखता था जब उसने पहले तानाशाह ब्रह्मांड में काली छाया के साथ लड़ाई की थी। जुवांजी शरीर का अंतिम परिवर्तन बाएं हाथ में आकाश समर्थक विशाल तलवार, दाहिने हाथ में पृथ्वी राजदंड धारण करना, प्रकाश और छाया कवच पहनना और उसके पीछे सम्राट स्वर्ग और पृथ्वी मार्शल आत्मा को रखना है। वह अभी उस स्तर पर नहीं है और वह केवल स्वर्ग मुट्ठी और पृथ्वी शील की 2 क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए सम्राट स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग कर सकता है। एक बार जब वह अवतार में प्रवेश करेगा तो लिंग जियो का जुवांजी शरीर और भी मजबूत हो जाएगा। भले ही वह यिन और यान क्षेत्र के 16वें स्तर का योद्धा हो, उसे अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है और वह उसे अकेले ही सम्राट स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से मार सकता है। ये कहा जा सकता है कि लिंग जियो की साधना में अब कोई सुधार नहीं हुआ है, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति में एक अद्भुत छलांग लगी है। जो लोग उसे कम आंकेंगे, उन्हें निश्चित रूप से बड़ी हानि होगी। ये लिंग जियाओ को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी भी 21 ब्लैक विंड शिलालेख हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। उसे सबसे पहले रेड सन स्वॉर्ड आर्ट की अंतिम 2 चालों को अनलॉक करना होगा और फिर ये देखने के लिए चारों ओर जाना होगा कि क्या इस ब्लैक विंड कैनियन में उसके अभ्यास के लिए अन्य अच्छी चीजें हैं। आखिरकार ज्यादा कौशल होना बेहतर है। भले ही आपको कुछ समय के लिए उनकी जरूरत न हो, फिर भी वे भविष्य में कारगर हो सकते हैं। तुम्हें पता है, उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर उसे कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिल जाए जो उसे रोक सके, तो वह असहाय नहीं रहेगा। शाओ कुंग, पहले अपना अवसर तलाशो। अभी परगेट्री में खूनी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। समय बर्बाद मत करो। मैं पहले तलवार कौशल को अनलॉक करने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढूंगा। लिंग जियो ने जिस स्थान के बारे में सोचा था वह वास्तव में तलवार अमर मकबरा था। ये लाल सूर्य तलवार कला तलवार अमर मकबरे से सीखी गई थी, इसलिए तलवार अमर मकबरे में कुछ हिस्सा होना चाहिए जो स्वर्ग और पृथ्वी के सम्राट की विरासत की स्मृति से कम नहीं है। शायद उसे कोई असाधारण खजाना मिल जाए। हाँ, झू शाओकोंग ने सिर हिलाया। अब जब उसकी चोटें ठीक हो गई हैं, तो उसकी साधना भी बहुत बढ़ गई है। उसकी जीवित रहने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। जब तक वह सावधान रहता है और बहुत मजबूत विरोधियों का सामना नहीं करता, तब तक जीवित रहना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। झू शाओकोंग को जाते देख लिंग जियाओ भी तलवार अमर मकबरे पर गया। इस समय बाहर के योद्धाओं ने हरे पीले प्रकाश के कारण कुछ जानवरों को कम या ज्यादा मार दिया, जिससे अधिकांश योद्धाओं की खेती ब्लैकविंड कैनियन में प्रवेश करने पर राज्य के करीब और करीब हो गई। पहले काली हवा के कारण जो संतुलन बना था वह अब टूटने लगा है। ऐसा लगता है कि वे खतरे में हैं। तलवार अमर मकबरे पर पहुंचने से पहले लिंग जियो की ताइची आंख ने देखा कि जिलोयू, फैंग मिंगलियान, मोयू और डैन फैंग मुश्किल में थे। तलवार अमर मकबरे पर जाने की कोई जल्दी नहीं है, चलो पहले इन लोगों से छुटकारा पाएं। दोस्तों के लिए अपनी पीठ उनके सामने रखो। दोस्त आपके लिए मर जाएंगे। लिंग जियाओ हमेशा इसी बात पर विश्वास करता रहा है।
जब से उसने योद्धाओं की दुनिया में प्रवेश किया है वह हमेशा ऐसा ही करता रहा है और उसे अनगिनत दोस्तों से मदद भी मिली है। तियानफेक शहर में लिंग परिवार से लिंग यहांग और लिंग वुहिन और लिंग येशुए जिसे वह अभी भी याद करता है, लिंग मेई, दाई यूलिंग और जनरल लिंजी जिनसे उनकी मुलाकात यूनकोंग शहर में हुई थी, यूनू, लेन युए, वू जियांग, युआनजून और अन्य जिनसे वह युहुआ संप्रदाय में मिले थे, जी मिनकोंग और राजकुमारी यूनिया जिनसे उन्होंने शेंगचेंग में दोस्ती की थी, जेयू मोजियन, डैन फैंग, मोयू, झू शोकोंग, जी लोयू फैंग मिंगलियन, शांगगुआन लेई और अन्य जिनसे उसने शेनहुआंग महाद्वीप में दोस्ती की। ऐसा कहा जाता है कि लिंगजियो के कई दुश्मन हैं, लेकिन वास्तव में उसके कई दोस्त भी हैं और हर मित्र का आदान प्रदान खून और ईमानदारी से किया गया। अब वह स्वाभाविक रूप से अपनी जड़ों को नहीं भूलेंगे। इसके अलावा उनका मानना है कि हालांकि 21 काले पवन शिलालेख बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी वे बहुत ज्यादा नहीं हैं। लाल सूर्य तलवार कला को अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल किए गए 9 काले पवन शिलालेखों को घटाने पर केवल 12 ही बचते हैं। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो आपको और अधिक खोजने के लिए बाहर आना होगा। कितना कष्टकारी होगा। इसलिए इस तरह की चीजों के लिए कम की अपेक्षा अधिक होना बेहतर है। हाँ, तुम दिव्य साम्राज्य के बकवास आदमी हो, तुम इस लड़ाई में बचने के लायक नहीं हो। एक लंबी तलवार पकड़े हुए एक आदमी ने मोयू को उदासीनता से देखा। उसका चेहरा ठंडा और क्रूर था। लिंगजियो से आपको बचाने की उम्मीद मत करो, उसे तियानहाई टायरनी और बयान दानव भगवान ने निशाना बनाया है। बचने की कोई संभावना नहीं है। सचमुच, अगर तुम सचमुच ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हें निराश कर दूंगा। अचानक दूर से एक आवाज आई। तभी एक काली हवा चली और लिंगजियो की आकृति मोयू के सामने प्रकट हुई। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद भाई मो, लिंगजियो मुस्कुराया। मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मोयू ने थोड़ा दोषी महसूस करते हुए अपने दांत पीस लिए। फिर आपको भविष्य में और अधिक परेशानियों को हल करने में मेरी मदद करनी होगी। ये व्हाइट टाइगर महाद्वीप जल्द ही मेरा होगा लिंगजियो, और आप जैसे लोग इसकी रक्षा करने में मेरी मदद करने के लिए अपरिहार्य होंगे। लिंगजियो मुस्कुराया। मेरा जीवन मोयू तुम्हारा है। मोयू ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसके लिए वह लिंगजियो को सिर्फ एक दोस्त मानता था। इसके बाद उसने लिंगजियो को एक और पहचान से देखा। वह है महामहिम स्वर्ग के सम्राट। तुम बहुत बकवास करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे बचा सकते हो? तलवार पकड़े हुए आदमी अचानक चिल्लाया। अपने हाथ में लंबी तलवार हिलाई और ठंडी रोशनी चमक उठी और तलवार की रोशनी ने तुरंत लिंगजियो को मार डाला। इस तलवार का कोई निशान नहीं था। वह सिर्फ लिंगजियो को मारना चाहता था, जबकि लिंगजियो मोयू से बात कर रहा था। रहस्यमय दुनिया का शरीर, ड्रैगन का अवतार। लिंगजियो ने नई चाल को समझा और स्वाभाविक रूप से इसे आजमाना चाहा। इस बार उसने आकाश की मुट्ठी का उपयोग नहीं किया, बल्कि एक ड्रैगन में बदल गया और मोयू के सामने गर्व से खड़ा हो गया। भयावह बिजली ने एक क्षण में ही उसके चारों ओर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। बेचारे तलवारबाज ने लिंगजियो के कपड़ों को छुआ तक नहीं और बिजली की गड़गड़ाहट से वह तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। 22 काले पवन शिलालेख। भाई मो, आप अपनी चोटों का अच्छे से ख्याल रखना, मैं पहले जाऊंगा। योद्धा से निपटने के बाद लिंगजियो ने एक वाक्य फेंका और हवा में टूट गया। फैंग मिंगलियन और जी लुओयू एक साथ रहे। उनकी स्थिति मोयू से भी बदतर थी। हालांकि मोयू मुश्किल में था, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह आमने सामने की लड़ाई थी। लेकिन जी लुओयू और फैंग मिंगलियन को कई लोगों ने घेर लिया था। वे भाग भी नहीं सकते थे और उन्हें मौत तक लड़ना पड़ा। उन्हें डर था कि वे अपनी सारी शक्ति समाप्त होने के बाद मर जाएंगे। लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। वे अभी भी मौत तक लड़ रहे थे। अगर वे युद्ध में मर भी जाते तो हार मानने से बेहतर होता। आकाश में अचानक बिजली का एक गोला कौंधा और एक ड्रैगन आकाश से नीचे गिर पड़ा। कई लोगों ने ड्रैगन को बिजली से नहाते हुए देखा। इस आदमी के शरीर पर वास्तव में बहुत सारे काले हवा के निशान हैं। उसे मारना इन 2 महिलाओं को मारने से अधिक लागत प्रभावी है। किसी ने लिंगजियो के शरीर पर दर्जनों रंगीन रोशनियां चमकती देखीं। ये लिंगजियो के पास काले पवन शिलालेखों की कुल संख्या थी। जो कोई भी ऐसी संख्या देखेगा वह उत्साहित हो जाएगा। यदि उन्हें यह मिल जाए तो वे तुरंत छलांग लगा सकते हैं। उसे मार डालो, उन 2 महिलाओं की चिंता मत करो, किसी ने गुस्से से चिल्लाया। लिंगजियो ने धरती की ओर देखा और जमीन पर छोटे छोटे काले धब्बों को उदासीनता से देखा। वह इन सभी लोगों को मारने में सक्षम नहीं था,
लेकिन वह बंदरों को डराने और इन लोगों को चौंकाने के लिए एक मुर्गी को जरूर मार सकता था। स्वर्गीय दानव संप्रदाय के योद्धा, वह आप हैं। लिंग जियो की नज़र अचानक स्वर्गीय दानव संप्रदाय के एक योद्धा पर टिक गई। ये व्यक्ति तियानहाई साम्राज्य के योद्धा के रूप में व्हाइट टाइगर फेग्यून सम्मेलन में भाग लेने आया था। चाहे वह कोई भी पहचान हो, लिंग जियो बहुत दुखी था। इसके अलावा ये व्यक्ति फैंग मिंगलियान और जी लुओयू पर हमला करने की प्रक्रिया में सबसे चालाक और क्रूर था। उसने 2 महिलाओं पर सबसे अधिक निशान छोड़े। यदि उसे नहीं मारा गया तो वह किसे मारे? यह आदमी बहुत घमंडी है। वह ड्रैगन के शरीर को अपनी इच्छानुसार हेरफेर करने की हिम्मत करता है और हमें तुच्छ समझता है। हाँ, कितना घमंडी आदमी है, चलो इसे मार डालें। स्वर्गीय दानव संप्रदाय के योद्धा ने यह नहीं देखा कि लिंग जियो की नज़रें उस पर टिकी हुई थीं, और वह अभी भी अन्य योद्धाओं को लिंग जियो से निपटने के लिए उकसा रहा था, क्योंकि वह स्वर्गीय दानव संप्रदाय के आदेश को कभी नहीं भूला। लिंग जियो को देखो, उसे मार डालो। लिंग जियाओ के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। इस व्यक्ति के पास 2 काली हवा के शिलालेख हैं, लेकिन उसकी साधना कमजोर नहीं है। वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता है जो योजना बनाने में अच्छा है। सबसे अधिक संभावना है उसने अपनी साधना को येन और यान क्षेत्र के पहले स्तर तक बढ़ाने के लिए बहुत सारे काली हवा के जानवरों को मार डाला। ये सचमुच आसान नहीं है मारना। लिंग जियो ने अपने दिल में ठंडी आवाज में चिल्लाया, और आकाश में ड्रैगन ने ऊंची आवाज में दहाड़ लगाई और स्वर्गीय दानव संप्रदाय के योद्धा को मार डाला। इस समय परगेट्री में खूनी लड़ाई के अंत का समय करीब आ रहा है। हालांकि लिंग जियो के पास अभी भी बहुत समय है, लेकिन वह इसे बर्बाद नहीं कर सकता। अब जब हमने तय कर लिया है कि हमें क्या करना है तो हमें बिना किसी हिचकिचाहट के उसे करना चाहिए। तियानमो पंथ के योद्धा ने ड्रैगन को आकाश से नीचे उड़ते देखा। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और सभी को एक साथ हमला करने को कहा। अचानक दर्जनों तेज हवाओं ने लिंग जियो पर हमला कर दिया। हालांकि लिंग जियो बिल्कुल भी डरा नहीं था। ड्रैगन की दहाड़ की आवाज सुनाई दी और अचानक गड़गड़ाहट हुई और सभी हमले एक पल में गायब हो गए। तियानमो पंथ के योद्धा ने पहले ही आकाश में उड़ने का अवसर ले लिया था और एक तेज खंजर ने ड्रैगन के महत्वपूर्ण अंग पर वार कर दिया। भाड़ में जाओ बेवकूफ। ये पता चला कि उसने लिंग जियो के शक्तिशाली होने की उम्मीद की थी, इसलिए उसने लिंग जियो को विचलित करने के लिए दूसरों की शक्ति का इस्तेमाल किया और फिर लिंग जियो के सभी काले पवन शिलालेखों को अपने लिए लेने के लिए एक आश्चर्यजनक हमला करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग किया। तुम्हारी सारी चीजें मेरी हैं, तुम्हारी औरत भी मेरी है। तियानमो पंथ के योद्धा ने एक क्रूर मुस्कान दिखाए और वह बहुत खुश था। हास्यास्पद छिपकर हमला। हालांकि लिंग जियो को छुरा घोंपने के समय उसने एक स्पष्ट और ठंडी आवाज सुनी। उसका खंजर विशाल ड्रैगन पंजे द्वारा अवरुद्ध था। भयानक ड्रैगन के पंजे ने उसके पूरे शरीर को ढांक लिया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। वह भयावह आभा से भयभीत था और भागना चाहता था, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था, मानो उसे ड्रैगन के पंजे ने जकड़ लिया हो। इस सांस के कारण वह सांस लेने में असमर्थ हो गया और उसका पूरा शरीर एक पैनकेक में सिकुड़ गया प्रतीत हुआ। डरावना आदमी, यह आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तियानमो पंथ के योद्धा ने ड्रैगन पंजे की दुविधा से छुटकारा पाने के लिए अपनी सारी काली पवन शक्ति का उपयोग किया। हालांकि ये सभी प्रयोग व्यर्थ थे। उसकी शक्तिशाली काली पवन शक्ति एक मेंटिस के समान छोटी और हास्यास्पद थी जो विशाल ड्रैगन पंजे के सामने एक कार को रोकने की कोशिश कर रही थी। मरना। लिंग जियो की आवाज उसके कानों में गूंजी और फिर तियानमो पंथ योद्धा को लगा कि उसके आंतरिक अंग और यहाँ तक कि उसके पूरे शरीर की अस्थि मज्जा भी टूटने लगी है। मृत्यु का भय उसे पूरी तरह से घेर चुका था। टकराना। तियानमो पंथ योद्धा का शरीर अंततः टूट गया, खून जमीन पर फैल गया और फिर भयानक बिजली से वह जलकर साफ हो गया। 24 काले पवन शिलालेख। लिंग जियो गर्व से शून्य में खड़ा था। उसके चारों ओर एक ड्रैगन चक्कर लगा रहा था। फैंग मिंगलियान और जी लुओयू को ये देखकर राहत मिली कि ड्रैगन वास्तव में वही था। जिन योद्धाओं ने पहले लिंग जियो पर हमला करने की धमकी दी थी, वे भी सभी दिशाओं में भाग गए। लिंग जियो ने उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि उसके पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं था। आप छिपने और स्वस्थ होने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढिए, मैं दूसरों की मदद करने जाऊंगा। लिंग जियो ने जी लुओयू और फैंग मिंगलियान का अभिवादन किया और फिर हवा में कदम रखकर चला गया। वे जल्दी जल्दी आए और चले गए। फैंग मिंगलियान और जी लुओयू भी जल्दी से वहां से निकल गए और सुरक्षित स्थान पर छिप गए। वैसे भी ये परगेट्री में खूनी लड़ाई के अंत के बहुत करीब था।
यहाँ तक कि 13 शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के पास अन्य योद्धाओं का शिकार करने के लिए ज्यादा खाली समय नहीं था। वे शायद अपने अवसरों को समझ रहे थे। अभी जैसा संकट दोबारा आने की संभावना बहुत अधिक नहीं थी। लिंग जियाओ अब डैन फैंग को बचाने वाला था। यह उसके लिए सबसे खतरनाक लड़ाई भी होगी, इससे पहले कि वह पाताल लोक में खूनी लड़ाई से बाहर निकले। क्योंकि जो डैन फैंग पर भयंकर हमला कर रहा है वह कोई और नहीं बल्कि 100 आंखों वाला दानव भगवान वुलोंग है। इससे पहले 100 आंखों वाले दानव भगवान वुलान को लिंग जियो ने घायल कर दिया था। हालांकि दुनिया में परिवर्तन और ब्लैक विंड कैनियन में परिवर्तन के कारण उनकी खेती में बहुत सुधार हुआ है और अब वह अपने मूल स्तर के लगभग 90% तक ठीक हो गए हैं। उसे विश्वास है कि इतनी ताकत लिंग जियो का शिकार करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन लिंग जियो बहुत गहराई में छिप गया और वह लंबे समय तक खोजने के बाद भी उसे नहीं ढूंढ सका। लेकिन संयोगवश उसकी मुलाकात डैन फैंग से हो गई। मूल रूप से अपनी ताकत से डैन फैंग को मारने में उसे अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन उसने लिंग जियो को लुभाने के लिए जानबूझकर डैन फैंग को लगातार प्रताड़ित किया। लेकिन लिंग जियो सचमुच आया। हाँ, स्वर्ग का रास्ता है लेकिन आप उस पर नहीं जाते। नरक का कोई दरवाजा नहीं है लेकिन आप अंदर घुसने पर जोर देते हैं। लिंग जियो, बेवकूफ, मुझे नहीं दिख रहा कि अब आप कैसे बच सकते हैं। लिंग जियो को डैन फैंग को बचाते हुए देखकर 100 आंखों वाले दानव भगवान ने पलक तक नहीं झपकाई, बल्कि लिंग जियो को ठंडे भाव से देखा। उसे डैन फैंग के जीवन या मृत्यु की कोई परवाह नहीं थी। उसे केवल लिंग जियो की परवाह थी, जिसने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की थी। उसका चेहरा उपहास से भरा हुआ था और उसकी आंखें भयावह घातक रोशनी से भरी हुई थी। भागना, क्या मैंने कहा था कि मैं भागना चाहता हूँ? लिंग जियाओ ने 100 आंखों वाले दानव भगवान वुलोंग की ओर देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, इससे पहले आप मुझे हरा नहीं सकते थे और जुई लिंगलोंग द्वारा बचाए गए थे। इस बार आप मदद के लिए किसकी ओर मुड़ना चाहते हैं? हाँ, तुम इतने भाग्यशाली थे कि तुमने मेरा फायदा उठाया। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे सिर पर बैठकर बकवास कर सकते हो? यद्यपि 100 आंखों वाला दानवराज हंसा, उसकी मुस्कान क्रोधित, दुखी और जानलेवा थी। श्रॉच, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बहुत असभ्य है। मैं अभी तुम्हें मार डालना चाहता हूँ ताकि तुम अपना भूत न छोड़ो। लिंग जियाओ ने वुलोंग को उदासीनता से देखा। चूंकि इस व्यक्ति के साथ स्थिति आग और पानी जैसी हो गई है, तो आइए सबसे पहले इस व्यक्ति को मारने के लिए ब्लैक विंड कैनियन का लाभ उठाएं। अन्यथा यदि आप बाहर जाते हैं तो आप निश्चित रूप से एक और दुर्जय दुश्मन बन जाएंगे। तुम मुझे मारना चाहते हो? वुलोंग का हत्यारा इरादा और भी तीव्र हो गया। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें मार दूं? क्या तुम मुझे नहीं मार सकते? लिंग जियो ने वुलोंग को तिरस्कार से देखा और शांति से कहा, आप तथाकथित शीर्ष प्रतिभाशाली ने मुझसे पहले अभ्यास किया था और आपके पास मुझसे अधिक संसाधन थे। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आपकी प्रतिभा और समझ मुझसे अधिक है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस ब्लैक विंड कैनियन में आप कभी भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। अगर तुम एक स्तर सुधारोगे तो मैं 2 स्तर सुधार सकता हूँ। तुम्हारी हार तो शुरू से ही तय हो चुकी है। तीखे दांत और तीखी जुबान। अफवाहें सच हैं। जो अंधेरे में छिपे हैं वे सुन रहे हैं। आप आज की लड़ाई देख रहे हैं। जो बच जाएगा वो दुनिया का सबसे बड़ा काया होगा। 100 आंखों वाला दानव राजा वुलांग जोर से दहाड़ा। वास्तव में अंधेरे में कई योद्धा छिपे हुए हैं। उन्होंने वहां जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे जानते थे कि न तो लिंग जियो और न ही बाय आई डेमन लॉर्ड के साथ खिलवाड़ करना आसान था। लेकिन वह इस रोमांचक मुकाबले को चूकना नहीं चाहता था, इसलिए वह अंधेरे में छिप गया और देखता रहा। हो सकता है कि 2 बाघों की लड़ाई के बाद भी उन्हें कुछ हासिल हो जाए, तो यह और भी बेहतर होगा। लालच एक ऐसी भावना है जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता। कौन अधिक लाभ नहीं पाना चाहता? तुम्हारी हिम्मत है कि तुम ये कह सको कि अगर तुम बाद में भाग गए तो ये बहुत शर्मनाक होगा। 100 आंखों वाले दानव भगवान वुलांग की जहरीली शपथ सुनने के बाद लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। जो बच गया वह दुनिया का सबसे काया है। यद्यपि यह एक बच्चे की क्रोधित शपथ की तरह लगता है, लेकिन वहां गवाही देने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं और अनगिनत दर्शक हजारों आंखों वाले उड़ते कीड़ों के माध्यम से उसे देख रहे हैं। यदि उसने सचमुच ऐसा कहा होता तो वुलोंग ने अपने भागने का रास्ता स्वयं ही बंद कर लिया होता। यह असंभव है, वुलांग ने हाथ हिलाकर कहा। उसका आत्मविश्वास उसकी मजबूत ताकत से उपजा है और वही विश्वास ही नहीं करता कि लिंग जियो उसका प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। भले ही इस ब्लैक विंड कैनियन में उसकी साधना बाहर की साधना का केवल 90% ही है,
भले ही उसके पास अभी भी कुछ तुरुप के पत्ते हैं जिनका वह उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन वह अब भी मानता था कि लिंग जियाओ उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। जब तक वह इस व्यक्ति को नहीं मार देता, उसके लिए उसके दिल से नफरत को खत्म करना मुश्किल होगा। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। लिंग जियो ने डैन फैंग की ओर देखा और कहा, ठीक होने के लिए बस मेरे पीछे रहो। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। स्पष्ट, डैन फैंग बकवास नहीं कर रहा था। इस समय उसे 100 आंखों वाले दानव भगवान वुलोंग द्वारा इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था कि वह लगभग मर रहा था। सौभाग्य से लिंग जियो ने उसे बहुत समय पहले ही उपचार करने वाला अमृत दे दिया था, इसलिए वह नहीं मरेगा। लेकिन उपचार से पहले उसके पास लिंग जियो को याद दिलाने के लिए अभी भी कुछ था। भाई लिंग, उस आदमी की आंखों से सावधान रहना, वे बहुत बुरी हैं। सीखना। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। उनका मानना था कि चूंकि वुलोंग को 100 आंखों वाला दानव राजा कहा जाता था, इसलिए उसे यूं ही नहीं बुलाया गया। इसका इस व्यक्ति की कुछ खास क्षमताओं से कुछ लेना देना होना चाहिए। क्या इस आदमी की 100 आंखें हैं? वह हल्के से हंसा और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। युद्ध के दौरान उसे यह बात स्वाभाविक रूप से पता चल जाती। हालांकि युद्ध से पहले उन्हें पता चला कि जो योद्धा गुप्त रूप से जासूसी कर रहे थे, वे डैन फैंग पर हमला करने की योजना बना रहे थे। डैन फैंग इस समय गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके 10 काले पवन शिलालेख थे। इस तरह का प्रलोभन कम नहीं था। जो कोई भी उस पर हमला करने की हिम्मत करता है, उसे मुझे निर्दयी होने का दोष नहीं देना चाहिए। लिंग जियाओ की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन सेनहान की हत्या की मंशा पहले ही फैल चुकी थी। उसकी आवाज सुनकर कई योद्धा कांप उठे और जल्दी से अपनी मूल योजना छोड़ दी। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता। कुछ लोगों ने लिंग जियाओ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि यदि 100 आंखों वाला दानव राजा वुलोंग यहाँ नहीं होता, तो वे लिंग जियाओ और डैन फैंग दोनों को मार देते। लिंग जियाओ इतना घमंडी कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि कुछ लोग सचमुच मरने की योजना बना रहे हैं। लिंग जियो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, लालच सचमुच वह भावना है जो लोगों को सबसे आसानी से नरक में ले जा सकती है। ये योद्धा न केवल लिंग जियाओ का तिरस्कार करते थे, बल्कि लालची भी थे। वे यातनागृह में खूनी लड़ाई के आखिरी क्षण में अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे। जब तक वे डैन फैंग को मार सकते हैं, वे कम से कम खंडहरों में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तुम अब भी मेरे सामने उन्हें मारना चाहते हो? क्या तुम सचमुच मुझे गंभीरता से नहीं लेते? बाय आई डेमन लॉर्ड ने लिंग जियो की जानलेवा आभा को महसूस किया, लेकिन ये बुरी आभा उन योद्धाओं पर बंद थी जिन्होंने लिंग जियो को ध्यान में नहीं रखा था। इससे 100 आंखों वाला दानवराज बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह अपमानित महसूस कर रहा था। हालांकि लिंग जियो ने उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया। शरीर के भीतर एक सियान ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ी और आकाश को चीरती हुई बाहर निकली। आकाश में सियान ऊर्जा बड़ी और बड़ी होती गई और अंततः एक विशाल हथेली के आकार में संघनित हो गई। सम्राट की शक्ति, आकाश की मुट्ठी, मार डालो। बिना किसी हिचकिचाहट के आकाश को ढकने वाला भयावह हाथ आकाश से नीचे गिर पड़ा। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन ये जल्द ही होगा। पूरी प्रक्रिया वास्तव में एक क्षण की ही है। एक हरे रंग की रोशनी चमकी और फिर एक विशाल ताड़ के पेड़ ने उसे नीचे पटक दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, भयानक शक्ति तुरंत जारी की गई और जो योद्धा सबसे ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि वे लिंग जियो और डैन फैंग को मारना चाहते हैं, वे एक पल में कई मृत शरीरों में बदल गए। इस दृश्य को देखकर अंधेरे में झांक रहे योद्धा इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने डैन फैंग पर चुपके से हमला करने का विचार पूरी तरह छोड़ दिया। यह आदमी बहुत शक्तिशाली है और मुझे नहीं पता कि उन विशाल सियान हथेलियों की चाल क्या है, लेकिन वे बहुत डरावने हैं। दूसरी ओर 100 आंखों वाला दानव राजा वुलान बेहद क्रोधित था। लिंग जियो ने वास्तव में उसे गंभीरता से नहीं लिया और उसके सामने ही दूसरों पर हमला कर दिया। तुम्हें मुझे कम आंकने की कीमत चुकानी होगी। जिस समय वुलोंग के शब्द सुनाई दिए, उसी समय उसकी मुट्ठी पहले से ही लिंग जियो की आंखों के सामने थी। वह न केवल लिंग जियो को उसके क्रोध के कारण मारना चाहता था, बल्कि लिंग जियो के शरीर में मौजूद दर्जनों काले हवा के निशानों के कारण भी उसे मारना चाहता था। उन काले पवन शिलालेखों को प्राप्त करने के बाद वह अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इस अंतिम अवसर का लाभ उठा सकता था। भले ही वह तब तक फैंग फेई को पीछे छोड़ दे, फिर भी यह असंभव नहीं होगा। क्या तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो? लिंग जियो की ठंडी आवाज सुनाई दी और स्वर्ग की मुट्ठी फिर से गिर गई, जिससे वुलोंग चौंक गया और जल्दी से पीछे हट गया।
विस्मयादिबोधक चिन्ह। दोनों के बीच एक भयानक विस्फोट हुआ, जिससे धुआं, धूल और चट्टानें उड़ने लगी। एक समय वहां का दृश्य बहुत अराजक था। यही वह चाल है जो तुम्हें उस भूमिगत महल में मिली थी। ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर यह किसी को नहीं मार सकती तो इसका कोई मतलब नहीं है। वुलोंग की ठंडी आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन वह यह भी जानता था कि लिंगजियो कितना शक्तिशाली था और उसने दुश्मन को कम आंकने का कोई विचार रखने की हिम्मत नहीं की। उसके पीछे अचानक दो बड़े कीड़े प्रकट हो गए। दोनों कीड़े देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन कुछ हद तक भिन्न हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा सा कनखजूरा था जिसके पास 100 डरावनी आंखें थीं। इनमें से एक मिलीपेड है जिसे सामान्यतः कियान जुवानजी के नाम से जाना जाता है, जिसके अनगिनत कीट पैर हवा में लहराते रहते हैं। 100 आंखों वाले इस दानव भगवान वुलोंग के पास मूल रूप से सेंटीपीड मार्शल सोल था। इस बार ब्लैक विंड कैन्यन में उसे 1000 पैर वाले भगवान की विरासत मिली और उसके पास मिलीपेड मार्शल सोल था। दोनों का संयोजन अत्यंत भयावह है। 100 आंखों वाला दानव समूह। वुलोंग ने ठंडी सांस ली और सेंटीपीड मार्शल सोल पर मौजूद 100 आंखों से लगभग एक साथ शानदार रोशनी निकली। तभी लिंगजियो के सामने का दृश्य तुरंत बदल गया। जो दुनिया उसने देखी वह अब वास्तविक दुनिया नहीं थी, बल्कि अनगिनत आंखें थीं। उन आंखों ने उसे कसकर घूरते हुए उसे इस स्थान में बंद कर दिया। अवसर, उस डैन फैंग को मारने का अवसर लो। लिंगजियो को फंसा हुआ देखकर अंधेरे में छिपे योद्धा फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए, और लालच हमेशा लोगों को अपना दिमाग खो देता है। लाभ पाने के लिए वे उस डर को भूल गए जो लिंगजियो ने पहले उनके सामने लाया था। 4 लोग एक ही समय में डैन फैंग की ओर दौड़े। वे डैन फैंग को मारना चाहते थे। भाई लिंग, चलो अगले जन्म में हम अच्छे भाई बने। डैन फैंग ने अपनी आंखों में दृढ़ भाव के साथ फंसे हुए लिंगजियो को देखा। उसने अपनी भंडारण अंगूठी को छुआ। उनके संग्रह में 10 वज्र बम थे। इनमें से प्रत्येक वज्र बम यिन यान क्षेत्र में निम्न स्तर के योद्धा को आसानी से मार सकता था। भले ही 10 वज्र बम 100 आंखों वाले दानव भगवान वुलोंग को नहीं मार सके, लेकिन वे लिंगजियो के भागने का मौका बनाने में सक्षम होने चाहिए। लिंगजियो जानता था कि वुलोंग शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी वह उसे बचाने आया था। बस इसी आधार पर डैन फैंग निश्चित रूप से लिंगजियो की मदद करने के लिए अपने जीवन का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगा। पागल आदमी। डैन फैंग के पास पहुंचे 4 योद्धा ये स्थिति देखकर चौंक गए। वे मरना नहीं चाहते थे, लेकिन वुलोंग को डैन फैंग की हरकतों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तुम्हारे जैसे कमजोर आदमी में मेरे साथ मरने की भी योग्यता नहीं है। उसने डैन फैंग को बहुत ही घृणा से, ठंडी नजरों से देखा।